हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूं इंडिया 16 दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसकी अगर मैं वेटेज के हिसाब से बात करूं 4 से 8 नंबर तक का आपका स्टैंडर्ड की वेटेज बन जाती है। और स्टैंडर्ड आसान है, ठीक है ना। और इसमें से आपके पास जैसे मैंने बोला 4 to 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है ना। हमें स्टैंड को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। हाँ, जो भी आप लोगों के बेटा नोट्स में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ना, वो सारे के सारे आप लोगों को कहाँ मिलते हैं, इसी वीडियो के नीचे बेटा आप लोगों को मिलेगा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आप लोगों को नोट्स मिलते जा रहे हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स की रिवीजन पहले हुई है, जो भी इसके बाद होंगे। साथ के साथ आप लोगों के लिए बेटा इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट भी है, जहां पर मैं सारे के सारे जो भी मेरे इंडियस की जो भी रिवीजन वीडियोस आ रही है ना, उसकी एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर सारे के सारे जो अब तक आई है वो भी उसमें है और जो आने वाली है वो भी उसी में देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर आप अपने पास उसके जरिए अपने पास रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ मैं आप लोगों को बेटा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट पूरे कवर कराऊंगा। साथ के जितने भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी पॉइंट है वो भी आप लोगों के सारे करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों रिवीजन को, ठीक है ना। स्टैंड का नाम बेटा इंडिया 16 दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, शॉर्ट में हम इसे पीपी बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसे पीपी बोलते हैं। सबसे पहले सवाल उठ के आता है कि यार पीपी का मतलब क्या है। तो बेटा पीपी क्या होता है, दैट इज टेंजिबल आइटम, भाई जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना। हेल्ड फॉर किस लिए बेटा आपके पास में, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो या तो आप प्रोडक्शन के लिए मशीन वगैरह है, सप्लाई के लिए मान लीजिए आपने ट्रक वगैरह है अपने पास में, ठीक है ना। रेंटल टू अदर्स, मान लीजिए आपके पास में टैक्सी का बिजनेस है, तो जो आपके पास में कार्स वगैरह जैसे आप रेंट पे दे रहे हैं, तो वो आपका शौक है। हाँ, खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहा, रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है ना, वो टेंजिबल आइटम्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, भाई नॉर्मल बिजनेस पर्पस के लिए बात करते हैं, फर्नीचर वगैरह आपके ऑफिस इक्विपमेंट सारे किसके लोग एडमिन पर्पस हो गए, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड, मतलब आपके पास में जो उसकी यूजफुल लाइफ है ना वो 1 साल से ज्यादा है बेटा। 1 साल से ज्यादा उसकी जो है आपके पास में यूजफुल लाइफ है, 12 महीने से ज्यादा है, ठीक है ना। यस, एक छोटी सी और डेफिनेशन आती है विच इज बियरर प्लांट। देखिए बियरर प्लांट पे बेटा इंडिया 16 एप्लीकेबल है नो, इसी वजह से इसको यहाँ पे कवर किया गया है। जो डेफिनेशन में क्यों बताने जा रहा हूँ, जब भी हम बात करते हैं लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स को लेके, तो बेटा जो एनिमल्स है, जब हम बायोलॉजिकल ऐसे बोलते हैं, जो एनिमल्स है हमारे पास ना, इसकी चर्चा ना एक अलग से आपके पास में इंडेक्स आता है, इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर का, ठीक है ना। पर जो बियरर प्लांट्स है ना उस पर इंडेक्स 16 लगता है। इसके अलावा जो नॉन बियरर प्लांट्स है काइंड ऑफ एनिमल्स है, उन पे इंडेक्स 41 आपके पास एग्रीकल्चर का लगता है, वो हमारा अलग से आता है, ठीक है ना। नो व्हाट इज बियरर प्लांट, ठीक है ना। वो कहते हैं बियरर प्लांट क्या होता है, दैट इज यूज्ड इन जो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैं अगर सिंपल बोलूं, मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री, एप्पल ट्री, ये बियरर प्लांट आ गए जिनसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन रहा है, तो उनसे आपके पास एप्पल, ऑरेंज, मैंगो आपके पास बन रहा है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना रहे हैं। तो हम यहाँ इंडिया 16 लगा रहे हैं बियरर प्लांट को, उस पेड़ को लगाने की बात करें। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे क्या लगेगा, इंडिया 41 लगता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड, बेसिकली 1 साल से ज्यादा उस पेड़ की लाइफ है। इसलिए आपके पास में व्हीट, मेज, जो एनुअल क्रॉप्स वगैरह होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, वो यहाँ कवर नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, जिसके रिमोट लाइक्लीहुड मतलब बहुत कम चांसेस है, बहुत रिमोट मतलब बहुत कम चांसेस है ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर, जिस पेड़ को बहुत कम चांसेस है कि उसे एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचेंगे, जिस प्लांट को हम उसे नहीं एग्रीकल्चर, उससे बन रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उससे नहीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पर बेच रहे हैं। हाँ, एक्सेप्ट फॉर स्क्रैप सेल, मतलब कल को अगर वो खराब हो गया तो ऑब्वियसली फिर तो स्क्रैप के तौर पे देना ही पड़ेगा, बट नॉर्मल इंटेंशन हमारी ये नहीं है कि उस पेड़ को हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पे बेचना है, ठीक है ना। अब आता है बेटा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, पीपी के तौर पे कब रिकॉग्नाइज करने का है। तो हम बोलते हैं पीपी रिकॉग्नाइजेज एसेट इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशंस है, हर जगह सेम ही रहती है, विच इज प्रोबेबल एफई, दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हमें फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट आए होंगे, एंड कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं रिलायबली, इसकी कॉस्ट को मेजर किया जा सकता है। बिकॉज हम जब अभी बोलेंगे कि इसे दिखाना किस वैल्यू पे, तो भाई कॉस्ट पे दिखाने का है ना, तो वो अपने पास मेजर कर सकते हैं और इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, तो आप इसे रिकॉग्नाइज कर दीजिए, रिकॉग्नाइज करने के बाद इसकी एंट्री डाल दीजिए। अच्छा, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना बहुत जनरल सा, इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे, बट पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक बार अभी करा देता हूँ। जो स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट होते हैं लाइक बेयरिंग, स्क्रूज वगैरह, ठीक है ना, एक्स्ट्रा आपने अपने पास में रखा हुआ है स्टैंड बाय के तौर पे इक्विपमेंट वगैरह पड़े, तो उस पर क्या इंडिया 16 लगता है। तुम्हारा सिंपल सा नियम होता है बेटा, अगर वो ईपीपी की डेफिनेशन को मीट करते हैं, जो हमने यहाँ डेफिनेशन सीखी है, अगर वो मीट करते हैं तो इंडिया 16 लगा दो, अगर मीट नहीं करते तो इंडिया 2 लग जाता है इन्वेंट्री का, तो वो इन्वेंट्री में आ जाते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट, जो छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है सच एज मोल्ड, टूल, साइज, उन्हें हम इकट्ठे देख के आपके पास में इकट्ठे पे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है जो सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट होता है। काफी बार आपके पास कुछ ऐसे एसिड्स वगैरह होते हैं, कैसे ऐसी आइटम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो सेफ्टी पर्पस, एनवायरमेंटल पर्पस के होते हैं, लाइक
चिमनी हो गई, स्मोक फिल्टर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, कुछ कंटेनर्स है जहाँ पे आप हैजार्डस केमिकल्स, डेंजरस केमिकल्स को स्टोर करते हो, तो वहां पर मैं क्या उनको अपने पास अप्लाई करता है। देखिए ये ना डायरेक्टली आपको असिस्ट नहीं करते प्रोडक्शन सप्लाई वगैरह में, पर इनडायरेक्टली करते हैं, तो ये भी आपके पास में पीपी में कवर हो जाते हैं, बाकायदा डेफिनेशन को फुलफिल करते हो। इनडायरेक्टली असिस्ट करते हैं बाकी एसेट्स को टू जी एफपीज, तो पीपी आपके पास बन जाते हैं, तो ये पीपी में आ जाते हैं, ठीक है ना। नाउ कम्स द मेन पार्ट विच इज मेजरमेंट। तो पीपी को हमने किस वैल्यू पे किताब में अपने पास दिखाना है, मेजरमेंट का मतलब किस वैल्यू पे अपने पास रिकॉर्ड करना है। सबसे पहली बात आती है बेटा इनिशियल मेजरमेंट मेरे प्यारे बच्चों। ना इनिशियल मेजरमेंट का मतलब होता है सबसे पहली बार जब अपने पास एसेट को दिखाने जा रहे हैं, पीपी को दिखाने जा रहे हैं, तो उसे किस वैल्यू पे दिखाएंगे सबसे पहली बार, ठीक है ना। तो हमेशा क्या है, ऑलवेज एट कॉस्ट, तो यहाँ पे हमेशा कॉस्ट पे दिखाना है। वो कॉस्ट कैसे आएगी, यहाँ पे अलग अलग मॉडल आते हैं बेटा। एक आता है बेटा परचेज किया जा रहा है, एक है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, अभी अलग अलग सीखेंगे, एक है बाय वे ऑफ एक्सचेंज, और एक है बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ना गवर्नमेंट ग्रांट को लेकर तो बेटा इंडेक्स 20 में बात होती है, तो यहाँ पे चर्चा नहीं होती, हमारी यहाँ चर्चा नहीं होती, वो हम वहीं पे जाके सीखते हैं। हाँ ये बाकी सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे एक बार बात आती है। तो जब आपके पास परचेज किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, पैसे देके एसेट को खरीद रहा हूँ, तो हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को अपने पास कंसीडर करते हैं जब हम अपने पास एसेट को खरीद रहे हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं सबसे पहले परचेज प्राइस, जो परचेज कॉस्ट है उसमें नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है उसे माइनस करके लेना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लेना है, ठीक है ना। उसमें इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस लाइक जीएसटी ऐड करने पर अगर उनका नॉन रिफंडेबल का मतलब होता है जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, आपको जीएसटी जो आपने परचेज के समय पे किया पार्टी को, वेंडर को, अगर आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा तो कॉस्ट का पार्ट है, अगर आपको क्रेडिट मिल जाएगा तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो कॉस्ट में नहीं आएगा, अगर क्रेडिट नहीं मिलता, नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या, जिसका क्रेडिट नहीं मिलता तो कॉस्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉस्ट 80,000 है और उस पर जीएसटी 18% के हिसाब से इतना लगा, भाई मैंने मान लीजिए लैपटॉप खरीदा, उसके ऊपर इतना जीएसटी, अगर मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा तो फिर वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, फिर मेरे लिए कॉस्ट 80,000 है। अगर मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा तो मेरी कॉस्ट बन जाएगी इतनी, सिंपल रूल ये। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, जो भी खर्चे आपके उसके लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूट मतलब जिसके बिना एसेट बनकर तैयार नहीं हो सकता, सरल भाषा में अप टू रेडी टू यूज तक के हम सरल बोलते हैं, जब तक एसेट बनकर तैयार नहीं होता तब तक के सारे खर्चे लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंप्लॉय कॉस्ट जो लग रही है, नींव जो बना रहे हैं, साइट प्रिपेयर कर रहे हैं, इनिशियल डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फ्रेट का खर्चा लगा, प्रीमिसेस जो सेलर की प्रीमिसेस है मेरी प्रीमिसेस तक आने का लगा, इंस्टॉलेशन असेंबली का खर्चा लगा, प्रोफेशनल फीस वगैरह आपने दिए लाइक कंसल्टेंट को, आर्किटेक्ट को, फिर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, जो बेसिक टेस्टिंग करते हैं ना वो आपके साथ है, लेस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन। टेस्टिंग करने के समय जो बेसिक आपकी इनिशियल टेस्टिंग है उसमें जो भी प्रोसीड्स आएगी, जो आप उससे स्क्रैप वगैरह जो भी जनरेट होगा वो माइनस करके लेना। मान लो टेस्टिंग का खर्चा लगा 50,000 और हमें जो स्क्रैप वगैरह जनरेट हो 10,000 पैसे हमारे को मिले बेचकर, तो मेरे लिए नेट कॉस्ट कितनी होगी 40, तो आपके पास 40,000 हम ऐड कर देंगे। हाँ अगर बाय चांस बेटा यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज आती है, नेट प्रोसीड टेस्टिंग कॉस्ट से ज्यादा होगी, भाई खर्चा लगा टेस्टिंग का 50 पर जो प्रोसीड्स आई वो 70 आ गई, तो अब तो -20,000 हो गया, तो उसका क्या करेंगे बेटा, -20 आएगा, क्योंकि हमने अपने पास में हमने बोला ना टेस्टिंग के खर्चे को नेट ऑफ प्रोसीड से ऐड करना है, तो अब ये -20 बन रहा है तो ये कॉस्ट में माइनस के तौर पर जाएगा, ये पीएनएल में नहीं जाएगा, प्लीज समझे, पीएनएल में ये वाला नहीं जाता, टेस्टिंग कॉस्ट ऐड होती ही होती है, नेट ऑफ प्रोसीड्स होती है, तो वो प्लस है तो ऐड हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे खर्चे जो हम नहीं लेते, मैं इस पे आपके पास अलग से आता हूं, जो एक और चीज है। तो हमने क्या बोला, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, ये सारे आते हैं। कुछ खर्चे ऐसे जिन्हें कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, मतलब उनको एक्सक्लूड करना है, उनको कंसीडर नहीं करना, ऐड नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कौन कौन से, इनॉग्रेशन का खर्चा, भाई आपने अपने पास होटल वगैरह खोला, आपने अपने पास रिबन कटिंग के लिए बनाया मिनिस्टर साहब को, तो जो भी खर्चे उस समय इनॉग्रेशन वगैरह पे लगा वो खर्चा आपके पास में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ एसेट के रेडी टू यूज तक का खर्चा लेना होता है, ये तो आपके पास बाद का, इनॉग्रेशन वगैरह कर रहे हो। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन का खर्चा करा, आपने इश्तिहार वगैरह, बैनर्स वगैरह, भाई हमने नया होटल खोला, हमने जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाई, मान लो उस केस के अंदर में एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के खर्चे नहीं होते, हमने रेडी टू यूज तक का लेना होता है ना। ट्रेनिंग अगर करा दे, तो किसी इंप्लॉय को अगर ट्रेनिंग दे रहे हो मशीनरी को इस्तेमाल करने की, तो वो खर्चा नहीं लेना, मशीनरी को बनाने के लिए रेडी टू यूज तक के खर्चे लेने। फिर कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, एक जगह से दूसरी जगह अगर एसेट को रीलोकेट कर रहे हो तो उसे कंसीडर नहीं करना। एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, जब भी जनरल ओवरहेड्स लिखा होगा उसे नहीं लेना, लाइक कोई प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह, टेलीफोन, ये जनरल ओवरहेड्स के खर्चे हम नहीं लेते, एडमिन ओवरहेड्स हम एसेट के लिए जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो उसको बनाने के लिए खर्चे लगे वही लेते हैं, ठीक है ना। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, आपका एसेट रेडी टू यूज हो गया, ऑब्वियसली अभी डिमांड इतनी नहीं है तो उस समय आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो अब ये थोड़ी ना बोलेंगे वो जो नुकसान हो रहा है मैं एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दूं,
तो वो आपके पास इनिशियल ऑपरेटिंग जो बिजनेस लॉसेज आपके पास ऑपरेटिंग ऑपरेशंस में लॉसेज हो रहे हैं उन्हें आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। डे टू डे रूटीन का रिपेयर मेंटेनेंस जो आप छोटा मोटा कराते हैं वो एसेट की कॉस्ट में नहीं आएगा, ये एक्सक्लूजन है। फिर इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटीज ड्यूरिंग पीपी कंस्ट्रक्शन, अगर कोई इनकम आ रही है आपको ड्यूरिंग पीपी कंस्ट्रक्शन वो पीएल में ही जाएगी। सर मतलब फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम कार पार्किंग एंड फैक्ट्री प्रीमिसेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, अब आपने कोई लैंड ली हुई है, खाली है जमीन, वहां पर अपने आप बिल्डिंग बनानी है, आपने कहा बिल्डिंग बनने में भी समय लगना है, मैं उसको अपने पास एज अ कार पार्किंग के तौर पे दे देता हूँ, जगह खाली पड़ी है, लोग अपनी आके गाड़ियां लगाएंगे, तो मुझे थोड़े से पैसे आ जाएंगे, तो क्या वो जो पैसे आ रहे हैं कार पार्किंग के तौर पर जगह को साइड को देके, क्या वो मैं अपने पास जो लैंड की कॉस्ट होगी, मतलब जो बिल्डिंग कॉस्ट जानी है, क्या उसमें से माइनस कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, वो आपके पास पीएल में जाएगा, वो कॉस्ट में नहीं आएगा, वो पीएल में ही जा रहा होगा, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टू बी ट्रांसफर टू पीएल, अगर आपके पास कोई अर्ली सेटलमेंट मतलब पेमेंट जल्दी कर दी पार्टी को, तो उस समय उसने मुझे डिस्काउंट दिया, तो पीएल में जाएगा, वो कॉस्ट में कंसिडर नहीं होगा। ये चीजें वो थी जो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, जो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। अब अच्छा, एक चीज मेरी बची थी जो कि थी प्रेजेंट वैल्यू वाली, ये क्या चीज होती है बेटा? हमने बोला सिंपल, खरीदने का खर्चा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल खर्चे जो भी रेट यूज सके। एक ऐसा खर्चा है जो हम कहते हैं जो लगेगा कब, जब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तब लगता है, विच इज डिसमेंटलिंग डीकमीशनिंग का खर्चा। कहते हैं हम इस खर्चे को ऐड करेंगे एसेट की कॉस्ट में आज ही, पर निकाल के उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट बोलते हैं, वो ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं बेटा, एक बार के लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लेता हूँ, मान लीजिए एक एसेट आपके पास एक जगह है जिसे आपने किराए पे ली हुई है, 4 साल का एग्रीमेंट है, वहां पे अपने पास आपने मशीनरी है जो खरीदी इंस्टॉल करी, ठीक है ना, 5 लाख की मशीन है। 4 साल के बाद जाके आपने उस जगह को, जो आपने जगह किराए पे ली थी ना, उसको एज इट इज अपने पास वापस करना है। तो आपको क्या लगता है कि यार मशीनरी जो मैंने यहाँ पे लगाई है ना, इंस्टॉल करिए, ऑब्वियसली इसे मुझे डी इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा ना, इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो उसे जो जगह किराए पे लिया उसे वापस करनी पड़ेगी 4 साल बाद, तो मेरा डिसमेंटलिंग का कॉस्ट लगेगा, मशीन को हटाने का, सिंपल से बोलो तोड़ फोड़ का खर्चा लगेगा, ठीक है ना, वो खर्चा लगेगा 1 लाख। अब सवाल उठा, ये खर्चा लगना कब है? सर 4 साल बाद लगना है। ये उस पीपी को जो आज मैंने खरीदा इंस्टॉल करा है उसको डीकमीशन, आपके पास डिसमेंटल करने के समय का खर्चा लगना है, मुझे उस जगह को रिस्टोर करने का खर्चा लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये खर्चा क्योंकि 4 साल बाद लगना है, मैं इस खर्चे की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। क्वेश्चन हमेशा आपको डिस्काउंट रेट देगा, आपने किस पे अपने पास प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख 4 साल बाद का है, तो पी फैक्टर लूंगा 1/1.10, चौथे साल का पी फैक्टर लिया 0.683, ये वैल्यू आपके पास आएगी, और ये हमारी मशीन की कॉस्ट में आज ही ऐड हो जाएगी। देखो मशीन की कॉस्ट 5 लाख तो ही, जो उसको अभी का इंस्टॉलेशन वगैरह का सारा खर्चा जाके मिला, ये 68,300 भी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो मेरी टोटल मशीन की कॉस्ट इतनी बनेगी 568,300 मेरी मशीन की कॉस्ट बनेगी। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, पीपी मशीनरी 568,300, आज पैसे कितने दिए 5 लाख, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, तो एंट्री क्या डालते, टू प्रोविजन फॉर, हम उसकी प्रोविजन बना रहे हैं और क्या, डीकमीशनिंग, तुम्हारी एंट्री डलती है पीपी टू बैंक, अगर पैसे दे दिए, नहीं दिए तो पेबल टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग प्रेजेंट वैल्यू पे, ये एंट्री डलेगी, ठीक है ना। नाउ पीपी पे तो आप डेप्शन लगानी चालू कर देंगे जिस भी मेथड के हिसाब से, मेन आया ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग तो 68,300 है भाई, हमें तो 4 साल बाद 1 लाख देना है, तो इससे हम जिस चीज की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम उसकी क्या करते हैं, अनवाइंडिंग करते हैं, क्या करते हैं, अनवाइंडिंग करते हैं। तो हमने क्या करना है, 68,300 से 1 लाख तक पहुंच रहे हैं, तो हम हर साल एंट्री डालेंगे फाइनेंस चार्जेस या इंटरेस्ट कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग आपके पास, और वो पीएल में चला जाएगा फाइनेंस चार्जेस। अब वो कैसे निकालेंगे बेटा, हम टेबल बना लेते हैं सिंपल, 68,300 है, 10% रेट पे था तो 10% करा, आपके पास वैल्यू आ गया और टोटल हो गया, फिर आपके पास वैल्यू आई उस पर 10% किया, फिर टोटल आ गया, फिर आपके पास वैल्यू है उस पर 10% किया, टोटल आ गया, फिर क्या, वो टोटल बस राउंड ऑफ की वजह से फर्क आ सकता है, वो आपके पास में टोटल करके 1 लाख हो जाएगा। तो ये एंट्री हर साल डलेगी, ये तो हम बाहर सारे स्टैंडर्ड के अंदर यही चीजें कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, तो ये वही चीज करनी है। तो वहां से अब 1 लाख तक कैसे पहुंचोगे, एंट्री बार बार डाल के, और ये खर्चा पीएल में चले जाता है, ये खर्चा पीएल में चले जाता है, ठीक है ना। और 4 साल बाद जाके क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग टू बैंक की एंट्री हो जाएगी 4 साल बाद जाके, ठीक है ना। ये वाली बात हमें समझ आई यहाँ तक, ये सर। अब इसी को लेके ना एक बार पेपर में क्वेश्चन है 6 नंबर का बेटा, देखिए मतलब इतना बोनस मार्क्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। देखो जनरल सा क्वेश्चन था, 1 अप्रैल 20 को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, मशीन इंस्टॉल करी, ठीक है ना, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 4 साल, ठीक है। टर्म्स के हिसाब से ऑब्लिगेशन है डिसमेंटल करने की और रिस्टोर करने की ओरिजिनल शेप में, तो हमें डिसमेंटल करना है और जगह को रिस्टोर करना है। 6 लाख का खर्चा लगेगा हमारा चौथे साल के एंड में जाके, और चौथे साल का पी फैक्टर जो 8% के हिसाब से इतना है। अब यहाँ पर में हमें क्या करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और वो कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो वो बनेगी बेटा 6 लाख का इंटू 0.735, वो 4,41,000 बन जाएगा।
वो पीपी कॉस्ट में आ जाएगा। हमसे बोल रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दीजिए और एंट्रीज डाल दीजिए चारों सालों की। तो हमारे पास इसे दिखाएंगे, एंट्री का बनेगी PP2 प्रोविजन फॉर आपके पास में डीकमीशनिंग 441। देखिए यहाँ ये नहीं बताया कि पेमेंट अभी कितनी करी, सिर्फ मशीन टू डी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ऑब्वियसली उसका टू बैंक भी कुछ पेमेंट होगी, वो नहीं बताई हमारे को, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस 441 से लेके बेटा आपके 6 लाख तक पहुंचने हर साल 8% की अनवाइंडिंग, इसे क्या बोलते हैं, अनवाइंडिंग करना। तो वहां से आप 8% लगाते जाएंगे, वैल्यू आती जाएगी, वो ऐड करते जाएंगे, 8% करते जाएंगे, लास्ट में राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। अब ये एंट्री ना बार बार डालनी, इसी के नंबर है। फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग PNL टू फाइनेंस चार्ज, बस एक बार डाली, 2 बार डाली, 3 बार डाली, 4 बार डाली, और लास्ट में जाके प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग टू बैंक। जो मैंने एंट्री आपको दिखाई थी ना वही डलनी है भाई, 4 बार डली है और पेमेंट करके काम खत्म हुआ। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूँ आ जाए ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो बोनस मार्क्स थे, ठीक है ना। तो ऐसा आपके पास कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होगी बात कैसे। अब अगला आता है बेटा एक इसमें डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन का मतलब लेट पेमेंट देना। तो अगर मैंने आज एसेट खरीदा, मान लीजिए 1 लाख का, मैं कहता हूँ मेरे पास में पैसे नहीं है अभी देने के लिए, मैं आपको ना पैसे 1 साल बाद दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, एसेट 1 लाख का है, एसेट 1 लाख का है, मैं खरीदने को तैयार हूँ, पर मेरे पैसे आज नहीं है, मैं 1 साल बाद दूंगा। तो वो मुझे कहेगा अच्छा 1 साल बाद दोगे, तो आपको ना मुझे 1,15,000 देने पड़ेंगे। अब वो मुझे एक्स्ट्रा 15,000 किस चीज के ले रहा है सर, वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट के ले रहा है। आप लेट पेमेंट दे रहे हो तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करें, क्या वो इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? क्या मेरे लिए पीपी की जो कॉस्ट है 1 लाख है कि 115 है? सर 1 लाख है, जो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो PL में चला जाएगा। देखो इंटरेस्ट जो होता है ना, जो हम बोरिंग कॉस्ट की बात करते हैं, वो इंड AS 23 के हिसाब से ही आपके पास एक बार में होता है कि जो कैपिटलाइज करने की बात होती है। आप लेट जो पार्टी को पे करने की बात करो तो उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है PL में जाना है। इस पेमेंट को डेफर किया जाता है बियॉन्ड नॉर्मल टर्म्स, तो कॉस्ट जो होगी वो आपकी कैश प्राइस होगी जो रिकॉग्निशन डेट पे थी, मतलब वो 1 लाख, मतलब जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो डिफरेंस है बिटवीन टोटल पेमेंट एंड कैश प्राइस, वो खर्चा है इंटरेस्ट का जो ओवर द पीरियड जाएगा। तो 1,15 माइनस 1 लाख करके 15,000 आपका किस में जाने का है, वो PL में जाने का है। अच्छा इस पॉइंट पे लेके मैं बाद में आपको क्वेश्चन वगैरह एग्जांपल कराऊंगा, ये मेरा बाद में आएगा। फिर आता है बेटा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड खुद बना रहे हो, एक है देखो पैसे देके खरीदा, एक है खुद बना रहे हो। अब जो खुद बना रहे हो, मैं मान लो बिल्डिंग खुद बना रहा हूं, तो उसमें देखो सारी चीजें सेम है जो अब तक सीखी, एक दो चीजों का छोटा छोटा ना ध्यान रखना है बस हमें, एक दो चीजों का। सेम प्रिंसिपल से परचेज वाले जो इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन का जो बनाने का खर्चा लगेगा वो आएगा, ठीक है ना। एक बोरिंग कॉस्ट यहाँ पे आ जाती है, जो मैंने अभी आपको बोली बोरिंग कॉस्ट, वो इंड AS 23 के हिसाब से आती है। अब उसका कॉन्सेप्ट ना वहां पे सीखते हैं पूरा। वो स्टैंडर्ड सिंपल सी बात बोलते हैं, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, वो होता है जिसे बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो कहते हैं बोरिंग कॉस्ट फिर हमारी क्वालिफाइंग एसेट अगर होता है तो कैपिटलाइज हो जाती है। और अगर वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, अब ये पता कैसे चलता है, वो इंड AS 23 बताता है, मतलब वहां पे सिंपल सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना। इस स्टैंडर्ड में जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको वो बता देगा कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है तो बोरिंग कॉस्ट यानी कि वो क्वालिफाइंग एसेट कैपिटलाइज कर देंगे, नहीं है तो वो PL में चले जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। और कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है, लाइक इंटरनल प्रॉफिट, आपसी प्रॉफिट, भाई एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट सर्विस ली तो उसका जो प्रॉफिट है एलिमिनेट कर देना। फिर एबनॉर्मल वेस्टेड मटेरियल, लेबर, अदर रिसोर्स वगैरह, एबनॉर्मल लॉसेज नहीं लेने, लाइक आपका कोई फॉल्टी डिजाइन वगैरह, गलत डिजाइन की वजह से आपका नुकसान वगैरह हुआ, एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल खराब हो गया, स्पॉइल हो गया, या स्ट्राइक होगी वर्कर्स की उस वजह से आपका नुकसान हुआ। तो जो भी आपके एबनॉर्मल मटेरियल वगैरह के कोई लॉसेज हो रहे हैं, कोई वर्कर्स वगैरह को अपने एबनॉर्मल लॉसेज वगैरह उस समय स्ट्राइक के दौरान जो भी खर्चा लग रहा है, वो नुकसान जो हो रहे हैं, वो एसेट की कॉस्ट में नहीं आएंगे, वो एसेट की कॉस्ट में नहीं आएंगे। हमारे क्वेश्चन इसको लेके आते हैं बेटा, पॉइंट को लेके, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज का मतलब होता है, अब मैंने ना एसेट तो खरीदा पर उसके लिए पैसा नहीं जा रहा, खरीदा पीपी उसके बदले एसेट ही जा रहा है। तो सवाल उठा जो एसेट आ रहा है उसे किस पे दिखाऊं, जो एसेट आ रहा है उसे किस पे दिखाऊं एक्सचेंज के केस में। तो हम ये बोलते हैं बेटा, हम ये चेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपको बता देगा, पर कॉमर्शियल सब्सटेंस होना और ना होने का मतलब होता है क्या उस ट्रांजैक्शन के होने की वजह से आपके एंटिटी के कैश फ्लोज पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मतलब ये होता है कि अगर हमारे कैश फ्लोज में फर्क पड़ना है, ठीक है ना, तो वो हम बोल देते हैं कि आपका कमर्शियल सब्सटेंस है। और अगर कैश फ्लोज में हमारे बिजनेस के फर्क नहीं पड़ेगा इस एक्सचेंज से, तो हम कहते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। सवाल उठा जब कमर्शियल सब्सटेंस है तो हमें बस इसका आंसर देना है, जो आ रहा है उसे किस पे दिखाना है, जो आ रहा है उसे किस पे दिखाना है। तो बेटा हमें 3 प्रेफरेंसेस दी गई है, कितनी 3, 1 बाय 1 चलना है, इसे लिस्ट में ही याद रखना है, सीक्वेंस में ही याद रखना है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप,
प्लस कैश पेड इफ एनी, मतलब जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू प्लस अगर कोई कैश दिया वो ऐड करना है, उस पे दिखाना है किसको जो आ रहा है, बात इसकी हो रही है किसको दिखा रहा है। अगर ये नहीं पता तो फिर किस पे लेना है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, जो आया उसी की फेयर वैल्यू पे दिखा दो उसको जो आया। वो भी नहीं पता तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, मतलब जो दिया उसकी कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, या अगर कोई कैश दिया तो वो आ जाएगा। यार एक बार के लिए एग्जांपल लो ना, ऐसे नहीं समझ आता। लो अभी देखो एक्सचेंज को लेके एग्जांपल लेते हैं कुछ कुछ। मान लो मैंने खरीदी मशीनरी, इसकी फेयर वैल्यू 1 लाख है, दिया क्या कार, उसकी फेयर वैल्यू 80 है और कैरिंग अमाउंट है सी है मतलब 70, वो किताबों में 70 की दिख रही है। सवाल ये है इस मशीन को जो आ रहा है इसको किस पे दिखाना है। सबसे पहली प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, क्या जो दिया उसकी फेयर वैल्यू पता है, यस पता है, तो इस मशीनरी को 80 पे दिखाना है। बेटा 1 लाख पे नहीं दिखा देना, जो दिया है उसकी फेयर वैल्यू पे दिखाना है गिवन अप, प्लस अगर कैश दिया होता तो उस पर दिखाना है इस मशीनरी को, तो एंट्री में मशीनरी डेबिट होगा 80 से, तो जो आ रहा है उसकी बात हो रही है। अच्छा अगर एंट्री डालनी पड़े, देखो जो एसेट जाता है ना बाहर वो हमेशा किताबों में से बुक वैल्यू पे जाता है, क्योंकि देख बुक वैल्यू पे रहता है। आप इसे बेचोगे तो 80 आते, तो बैंक लिखते ना डेबिट करते, 2 कार 2 प्रॉफिट यार होता, तो वही चीज है। हम सिखा रहे हैं कि इसको किस पे दिखाना है, तो उसको किस पे दिखाना है, जो दिया उसकी फेयर वैल्यू पे। ओके मान लो आया मशीन, दी कार, उसकी फेयर वैल्यू 80 है, कैरिंग अमाउंट 70 और कैश भी दिया 5000, तो आप किस पे दिखाएंगे, सर जो दिया उसकी फेयर वैल्यू पे प्लस जो कैश दिया 5000, तो मशीन की कॉस्ट कितनी होगी 85, बाकी कार दी 70 की जो किताबों से बाहर जा रही है, बैंक पैसे दिए और बाकी प्रॉफिट आ गया वही 10,000, ठीक है ना। ओके मान लो मशीनरी आई फेयर वैल्यू है, कार की फेयर वैल्यू नहीं पता, जो दे रहे उसकी फेयर वैल्यू, अब प्रेफरेंस 2 लगा दो, अब प्रेफरेंस 2 लगा दो, जो आया उसकी फेयर वैल्यू मतलब 1 लाख पे दिखा दो, जो जा रहा है वो तो 70 पे ही जाएगा बाहर, तो प्रॉफिट 30 का हो जाएगा। ओके दोनों की फेयर वैल्यू नहीं पता, जो आया उसकी फेयर वैल्यू, जो दिया उसकी फेयर वैल्यू, दोनों ही नहीं पता, तो क्या करेंगे, जो आ रहा है उसे किस पे दिखाएंगे, हम कहते हैं जो दिया उसकी बुक वैल्यू तो पता है भाई, जो दिया उसकी बुक वैल्यू तो पता है ना, वो उस पे दिखा दो, तो एंट्री बन की मशीनरी 70 पे दिखाओ और कार बाहर जा रही है 70, तो कार जो बाहर जा रही है वो तो 70 पे ही जानी है, और जो आ रहा है उसको किस पे दिखाएंगे, थर्ड प्रेफरेंस लगी कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप, ठीक है ना। ओके अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, अगर ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इट मीन्स कि उसके होने की वजह से कोई कैश फ्लोज पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो कहता है इस केस में एक ही ऑप्शन है, एक ही प्रेफरेंस है, किस पे दिखाना है, जो लास्ट वाली थी, विच इज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, जो आपने एसेट दिया उसकी जो किताबों की वैल्यू प्लस अगर कोई कैश दिया वो ऐड करके अपने पास लेने का है। मीन्स इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आता, कोई रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात नहीं होती, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं लेके आ रहा हूँ ऑडी ब्लू, दे रहा हूँ अपनी तरफ से ऑडी ब्लैक, बस कलर का लफड़ा है तो गाड़ी सेम मॉडल सेम सब कुछ है। अब इसकी फेयर वैल्यू 50 है, इसकी फेयर वैल्यू 50 है, कैरिंग अमाउंट 40 है, ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अब बात याद रखना मुझे फेयर वैल्यू का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये कहता है इसमें कोई प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड होने की बात नहीं होगी, तो आपके पास जो आ रहा है ना गाड़ी, मतलब जो एसेट आ रहा है उसे उस पर दिखाना है जो दिया उसकी बुक वैल्यू पे, तो फेयर वैल्यू को इग्नोर करने का है और रिकॉग्नाइज करना है पीपी को, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड। तो हमारी एंट्री में सिंपल रहेगी, ऑडी ब्लू आ रही है डेबिट, ऑडी ब्लैक जा रही है क्रेडिट, बात खत्म। दिस इज आपके पास जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। ओके मान लीजिए इसमें एक और चीज आती है, हम जनरली बोले थे अगर कैश पेड होता है तो ऐड हो जाएगा, अगर कैश मिलता है ना तो हमें पैसे मिल गए, उतने तो पैसे मिल गए, तो जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी जो आ रहा है, तो कैश रिसीव माइनस हो जाएगा। तो मैं देखो एग्जांपल कर रहा हूँ, मान लो दिया मैंने ऑडी ब्लैक, उसकी कैरिंग अमाउंट 40 है, आ रही ऑडी ब्लू है और पैसे ही मिले 2 लाख के, ट्रांजेक्शन लाइक कमर्शियल। अब इस केस में बैंक का आपका कैश डेबिट हो रहा है 2 लाख, तो मेरे लिए जो ऑडी ब्लू है वो कितने की होगी, 40 पे दिखानी थी, 2 का कैश मिल गया तो 38 रह गया, 40 माइनस, और ये जा रहा है ऑडी ब्लैक 40। तो कैश पेड होता है तो वो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाती है, कैश रिसीव्ड होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इफ सम कैश इज ऑल्सो रिसीव्ड अलॉन्ग विद पीपी इन एक्सचेंज, तो वो डिडक्ट हो जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम द अमाउंट। और कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है जो कैश फ्लोज को फर्क डालता है। अच्छा एक और एग्जांपल कमर्शियल सब्सटेंस का लेता हूँ, जिसको लेके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में भी था एक जगह एग्जांपल, एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस इन द सेम विसिनिटी। मान लो एक ही इंडस्ट्रियल एरिया में, एक ही एरिया में प्लॉट नंबर 1 है, प्लॉट नंबर 5 है, सेम एरिया, सब कुछ सेम, स्क्वायर फीट वगैरह सब कुछ सेम है, आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे उसके कैश फ्लो में फर्क नहीं पड़ना। तो अगर आपने वेयर हाउस एक्सचेंज किया आपस में सेम विसिनिटी मतलब सेम एरिया में, और उनका ऑब्वियसली साइज वगैरह है वो सब सेम है, मतलब ठीक है ना, तो उस केस में ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस में फर्क थोड़ा पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि दूसरे वेयर हाउस में शिफ्ट करने से कोई कैश फ्लोज में फर्क पड़ रहा है,
वो आपके पास आप शिफ्टिंग कर रहे हो बस, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, पुराने आपके पास एक दे रहे हो दूसरा ले रहे हो। तो अगर उसके कैश फ्लो में फर्क नहीं पड़ रहा तो ऑब्वियसली आपका ये वाली प्रेफरेंस लग जाएगी, उसमें कोई प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं होता है। और ये एंट्री डल जाती है जो मैंने अभी एंट्री से दिखाया आपको। जो आ रहा है वो ऊपर का अमाउंट जो निकालना है, बात करी उस पर डेबिट करना है। कैश अगर आया तो आ जाएगा, कैश अगर दिया तो वो आ जाएगा। जो जाता है वो हमेशा किस पे जाता है, कैरिंग अमाउंट पे, और बाकी प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। बाकी क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। यहाँ तक बात हमारे पास क्लियर हुई? यस सर, यहाँ तक बात हमारे पास क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। नाउ अब आती है मेरे प्यारे बच्चों अगली चीज, दैट इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में, अब 1 साल बाद 2 साल बाद आप अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे दिखाएंगे। एक है फर्स्ट डे दिखाना, एक है ईयर एंड पे। तो हम बोलते हैं इसके लिए 2 मॉडल दिए गए हैं। कितने मॉडल दिए गए बेटा, 2 मॉडल दिए गए। एक होता है कॉस्ट मॉडल, एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। देखो कॉस्ट मॉडल तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल बात करते हैं, वो कहता है जितने में खरीदा था उसमें से आप डेप्शन लगा के जो वैल्यू है वो माइनस करके दिखा दो। हाँ, अगर इंपेयरमेंट आती है वो इंडेक्स 36 दिखाता है तो माइनस करके दिखा दो, वो अभी मेरा यहाँ पे चर्चा नहीं है। तो कॉस्ट में से जो भी डेप्शन है माइनस करके वैल्यू आ जाएगी। रिवैल्यूएशन मॉडल बोलते हैं हम उसकी फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे, जो उसकी फेयर वैल्यू हम उस पर दिखाने की बात करेंगे आज जो है, तो उसकी मैं बात करने वाला हूँ। और बाद में फिर डेप्शन वगैरह जो भी सब्सिक्वेंट होगी वो बाद की आएगी, मतलब उस दिन हम उसे फेयर वैल्यू पे दिखाने की बात करेंगे। अब सवाल उठा कि सर हमारे पास दोनों मॉडल लगाने हैं, कोई एक लगाना है, हमने सब पे कॉस्ट ही लगाना है, सब पे रिवैल्यूएशन लगाना है, सवाल उठ के आया। तो बेटा इसके लिए हमारा इंडिया 16 क्या बोलता है, वो कहता है एंटिटी कैन चूज ईदर कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल एज अ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड विल अप्लाई टू इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स। वो कहता है हम इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स पे सेम मॉडल लगाएंगे। इंटायर क्लास का मतलब क्या, क्लास का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एसेट जिनका सिमिलर नेचर एंड यूज है। मान लो मेरे पास मशीन भी है और फर्नीचर भी है, तो बेटा मेरे को ये कहता हूं कि मैं मशीन पे कॉस्ट मॉडल और फर्नीचर पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकता हूं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग आपके पास क्लास ऑफ एसेट्स है, अलग अलग क्लास ऑफ एसेट है, क्योंकि उनका अलग अलग नेचर एंड यूज है। मशीन का अलग है नेचर यूज, फर्नीचर का अलग है, बिल्डिंग का अलग है, अलग अलग मॉडल लगा सकता हूँ। बट मेरे पास अगर 5 मशीनें हैं, 5 मशीनें हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 3 मशीनों पे कॉस्ट मॉडल लगाऊंगा और 2 मशीनों पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाऊंगा, बस वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक ही क्लास ऑफ एसेट है तो उसमें एक ही मॉडल लगेगा, या कॉस्ट या रिवैल्यूएशन। तो क्लास का मतलब ये है। हाँ, एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, सारे सेपरेट क्लास ऑफ एसेट्स है। एक छोटा सा पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो फैक्ट्रीज होती है और जो ऑफिस बिल्डिंग होती है, एक होती है फैक्ट्री बिल्डिंग, एक है जो ऑफिस बिल्डिंग, बेटा वो डिफरेंट क्लास है, क्योंकि डिफरेंट क्लास है यार। एक फैक्ट्री है वो तो आप जनरली क्या होता है, वो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी वगैरह में होते हैं। ऑफिस बिल्डिंग है जो कॉर्पोरेट ऑफिस आपके मेट्रोज वगैरह बड़ी बड़ी सिटीज में, अब वो दोनों अलग अलग है ना, तो वो दोनों की सेपरेट नेचर एंड यूज है, तो ऑब्वियसली वो सेपरेट क्लास ऑफ एसेट है। तो आप वहां पे ऐसा कर सकते हो। देखो अकेला वर्ड में बिल्डिंग बोलूंगा ना तो आप बोलोगे अच्छा 5 बिल्डिंग है, तो आप बोलोगे अच्छा सेम मॉडल लगाना। पर अगर मैं बोलूँ इसमें 3 इंडस्ट्रियल है 2 ऑफिस है, हाँ तो अलग अलग लग सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग क्या है, अलग अलग क्लास ऑफ पीपी है। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर एंड यूज अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ, अब सवाल उठा रिवैल्यूएशन मॉडल में ट्रीटमेंट क्या करनी है। रिवैल्यूएशन मॉडल, देखो कॉस्ट मॉडल तो पता ही है, वो तो जो वैल्यू माइनस डेप्शन करके दिखाई देंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल में सवाल उठते हैं जिस दिन हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आज उसकी फेयर वैल्यू कुछ और है, अब या तो इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो बेटा फर्स्ट टाइम जब पहली बार रिवैल्यूएशन करते हैं तो क्या करना है, कहता है अगर वैल्यू ज्यादा है, मान लो 1 लाख किताबों में दिख रहा है और वैल्यू है 1,30,000, तो वैल्यू बढ़ानी है तो कहाँ लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो कहाँ दिखता है ओसीआई एनआर। ये आइटम ऑफ कौन सी बेटा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एनआर। एनआर का मतलब अभी आगे भी आ जाएगा, नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल बोलते हैं वैसे, ओसीआई एनआर में जाता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल दो। अगर कम हो रहा है तो नुकसान है, सीधा पीएनएल में ले जाओ। तो पहली बार अगर इंक्रीज है कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो आइटम ऑफ ओसीआई एनआर है। अगर लॉस है तो आपका कम हो रहा है तो पीएल में जाएगा। सब्सिक्वेंट होगा तो बेटा डिपेंड करेगा पहली बार का। सरल शब्दों में बोलता हूं, अगर पहली बार इंक्रीज था, पिछली बार इंक्रीज था और अगली बार फिर इंक्रीज हो गया, तो पहली बार भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में गया, अगली बार भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही जाएगा। ओके, अगर पहली बार गिरावट हुई थी और अगली बार फिर गिरावट हो गई, मतलब पिछली बार भी लॉस था अगली बार फिर लॉस है, तो पीएल में जाएगा। जो पहली बार हुआ वही अगली बार हो रहा है, फिर तो वही करो। बस ध्यान ये रखना है जो पहली बार हुआ अगर उसका विपरीत उल्टा होगा अगली बार, तो पहले आपने जो पिछली बार लेके गए थे उसको रिवर्स करना है। मींस अगर पहली बार में आपका नुकसान हुआ था, पीएनएल में लेके गए थे, और अगली बार इंक्रीज है, तो कहता है पिछली बार जितना लॉस बुक किया था, मान लो पिछली बार 10,000 का लॉस बुक किया और अगली बार 40 का इंक्रीज है, तो पहले पिछली बार जो पीएनएल में लॉस बुक किया उसे रिवर्स करो और बाकी इंक्रीज जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाओ। या पिछली बार गेन था तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया हुआ था, रिवैल्यूएशन सरप्लस में गया, और अगली बार गिरावट हो गई, तो उस केस में पहले जो पिछला रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसे अपने पास में कम कर दो
और फिर आप P&L में लेके जाओ, बस। तो अगर विपरीत हो रहा है पहले पिछले वाले को रिवर्स करना है, फिर आपका अगले वाले का होगा, और अगर सेम है फिर तो वो जो करना है वही है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी बार, अगर इवैल्यूएशन मॉडल है भाई कितनी बार फ्रीक्वेंसी करेंगे, क्योंकि खर्चा भी लगता है, वैल्यू वगैरह को बुलाते हैं, पता करते हो। तो कहता है अगर एसेट वॉलेटाइल नेचर का है, बार बार बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, तो हर साल करो, वरना वंस इन 3 to 5 ईयर्स। ये नॉलेज की बात है। ट्रीटमेंट क्या होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। ट्रीटमेंट क्या होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। तो ये मतलब क्या आ रहा है बेटा, इसका मतलब आ रहा है अगर तो हम अपने पास में एसेट को दिखाते ही नेट पे है, मतलब डेप्रिसिएशन टू मशीनरी एंट्री डालते फिर तो एसेट नेट पे दिख रहा है, फिर तो जो भी इंक्रीज है डिक्रीज है इजीली हो जाएगा। बट अगर हमारे पास एसेट ग्रॉस ब्लॉक अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग आ रहा है, तो अगर हमें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग से दे रहा है तो कैसे करेंगे। तो इसको लेके ना 2 मेथड्स दिए गए रिवैल्यूएशन के टाइम पे, जिसमें आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो मान लीजिए मशीनरी है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी ग्रॉस ब्लॉक 1000, उसमें ना 5 साल लाइफ थी, तो 3 साल डेप्शन लग चुकी है। तो 3 साल की डेप्शन कितनी लगी होगी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 600। तो आज वो वैसे 400 का है नेट में, और मेरी किताब में 2 अलग अलग अकाउंट दिख रहे हैं बेटा, ये अलग दिख रहा है 1000, ये अलग दिख रहा है 600, अलग अलग दिख रहे हैं। और आज मैंने इसको रीवैल्यू किया 540 पे, तो मेरा वैसे इंक्रीज जो है 140 का है। तो आप बोलेंगे सर रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाओ ना 140, रिवैल्यूएशन सरप्लस बोल दो 140 क्रेडिट कर दो। सुनो बेचारा, जाना 140 है, बट अब सवाल उठा मेरी किताब में तो 2 अलग अलग लेजर अकाउंट है ना, मशीन अलग है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग है। तो इसके लिए उसने हमें 2 मेथड बोले, जब आपके पास में एक्यूमुलेटेड डेप्शन है तो कैसे करेंगे। तो कहता है पहला मेथड है एक्यूमुलेटेड डेप्शन को किताबों से खत्म ही कर दो, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए डेबिट करूंगा और इसे पीपी में ट्रांसफर कर दूंगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्शन टू पीपी। आपको पता है इस एंट्री के बाद क्या होगा, ये अकाउंट खत्म हो जाएगा और इसका बैलेंस रह जाएगा 400। तो हमारी किताब में अब एक ही अकाउंट रह जाएगा मशीन अकाउंट 400 से, और फिर अपनी वही एंट्री डाल दो पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 140। सिंपल, 400 पे तो आ ही गया, उससे 150 पे लेके जाना है, तो आपकी सीधा एंट्री डालेंगे। तो पहला मेथड क्या है, एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड डेप्शन। एक्यूमुलेटेड डेप्शन एलिमिनेट कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्शन टू पीपी, पीपी टू रिवैल्यूएशन की सिंपल एंट्री हो जाएगी। ओके, अगर हमारे पास में दूसरा जो मेथड बोल रहा है वो कहता है, वो क्या है, प्रपोर्शनेट इंक्रीज करना है दोनों को, कॉस्ट को भी और एक्यूमुलेटेड डेप्शन को। इसका मतलब कहता है हम ये देखेंगे आज नेट वैल्यू 400 है और रीवैल्यूड अमाउंट आपके 540, तो कितने का इंक्रीज है 140 का। इसकी परसेंटेज निकालो पहले, कितने परसेंट वैल्यू इंक्रीज होनी है। तो रीवैल्यूएशन आप गेन डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट 140 एज परसेंटेज ऑफ 400, कितने परसेंट वैल्यू बढ़ानी है, 35% वैल्यू बढ़ानी है 400 के ऊपर। तो कहते हैं काम करो, एक काम करो, आप ना इन दोनों अकाउंट्स को 35% से बढ़ा दो, कॉस्ट को भी 35% से बढ़ा दो, एक्यूमुलेटेड को भी 35% से बढ़ा दो, नेट में वो 140 से ही बढ़ जाएगा। देखो कैसे, तो कॉस्ट को 35% से बढ़ाओगे तो वो 350 से बढ़ेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन को 35% से बढ़ाओगे 210 से बढ़ेगी, ठीक है ना। दोनों को 35% से बढ़ा दो, तो एंट्री क्या बनी, पीपी टू एक्यूमुलेटेड डेप्शन, ये 350 से 210 से, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा है 140 ही। देखो, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने परसेंटेज इंक्रीज निकाला, जो आज की नेट वैल्यू है वर्सेस जो आपने इंक्रीज करना है उसकी परसेंटेज इंक्रीज निकालनी, आप कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड दोनों को उतने से बढ़ा दो, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। अब होगा क्या, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन देखो, पहले मेथड में तो बेटा हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्शन गायब हो चुका है, तो हमारा सिर्फ पीपी दिखेगा 540 पे, और ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर इक्विटी में जाके दिख रहा होगा, इक्विटी में अदर इक्विटी में जाके दिख रहा होगा 140। इधर क्या होगा, कॉस्ट अलग है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग है, वो दिख रहा पीपी में या नॉन करंट एसेट में, और वो अलग अलग है। अब पीपी की वैल्यू कितनी है कॉस्ट की, 1000 पहले थी, 350 और बढ़ाई तो 1350 होगी। ये कितना था 600, कितने से बढ़ा 800, 210 से 810, तो ये नेट 510 है, भला अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट है, और बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस में 140 जा रहा है। तो जाना वही है, सिर्फ करने के तरीके में फर्क पड़ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा मेथड नंबर 2 आ गया, जिसमें क्या करा, पहले रिवैल्यूएशन गेन लॉस की परसेंटेज निकाली आपके पास में, वो कैसे निकाली वो आ गया, फिर इंक्रीज कर दो ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड को उतनी परसेंटेज से, और ये एंट्री डाल दो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आए थे बेटा, जब हम अपने पास में एक्यूमुलेटेड डेप्शन दिया होता है और उसके बेस में हमें बोला जाता है रिवैल्यूएशन करना है, तो कैसे अकाउंटिंग वगैरह करी जाती है, ठीक है ना। इसी को लेके क्वेश्चन भी है, सरल सा क्वेश्चन है, मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको, क्योंकि एमटीपी आरटीपी वगैरह में पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। रिवैल्यूएशन करी बेटा प्लांट एंड मशीनरी के एट द बिगिनिंग ऑफ 2000, आपके पास 1 है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक मशीन की, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 2 लाख है, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्शन लगे स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 80, नेट 120 दिख रहा है।
ठीक है। आज फेयर वैल्यू है 150, देखो इंक्रीज तो 30 का है, ये बात तो पक्की है। 120 वाले की वैल्यू 150 लगा रहे हैं, ठीक है। यूजफुल लाइफ कितनी है वैसे 10 साल, और कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, अब 4 साल बात करो तो 4 साल की डेप्रेशन है। देखो ना 2 लाख का एसेट था, 1 साल की डेप्रेशन कितनी बनेगी 20,000, तभी तो 4 सालों की 80 बनी है, तभी तो मैंने 20,004 लिख दिया ना, 4 साल की लग चुकी है। पूछ रहा है आप कैसे अकाउंटिंग करेंगे रिवैल्यूएशन का, डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंट और आगे डेप्रिसिएशन वगैरह क्या होगी, सजेस्ट कर दो आंसर विद एंट्रीज। तो सबसे पहले बेटा क्या है, हमारे दोनों मेथड्स बताने हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 लाख का एसेट है, 80 की एक्यूमुलेटेड लगी, बचा कितना 120, आज वैल्यू कितने में लेके जाए 150, तो इंक्रीज करना है कितने से 30,000 से, ये बात तो क्लियर है। यस सर। पहला मेथड एक्यूमुलेट डेप्शन को एलिमिनेट करो, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, 80 का क्रेडिट बैलेंस को डेबिट कर देंगे, एक्यूमुलेट डेप्शन टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000। क्या ये एंट्री डालने से हमारी पीपी की वैल्यू सीधा 120 आ गई? यस। अब वो एक ही अकाउंट दिख रहा है, अब उसकी वैल्यू 150 पे ले जाएगा 30 से, तो प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 30। अब वैल्यू कितनी पहुंच गई 150, 150 डिवाइडेड बाय 6, 25,000 डेप्शन हो गई, और एंट्री क्या डालेगी, डेप्शन टू प्लांट एंड मशीनरी, आगे की डेप्शन जो आ रही है, ठीक है ना, वो आपकी एंट्री डल जाएगी, ठीक है ना। ओके। दूसरा मेथड प्रोपोर्शनेट इंक्रीज करना, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज करना। अब प्रोपोर्शनेट इंक्रीज में क्या हो रहा है, पहले परसेंटेज चेंज देखो, 120 से 150 लेके जाना है, 30,000 बनाना है, तो इसका 30,000 कितना परसेंट है वो देखो, तो 30,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 120, 25%, 25% करना है। अब 25% से इसको भी बढ़ा दो, 25% से इसको भी बढ़ा दो, तो 2 लाख का ही 25%, 80,000 का ही 25%। तो एंट्री क्या बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी 50, एक्यूमुलेटेड 20, रिवैल्यूएशन सरप्लस में 30। रिवैल्यूएशन सरप्लस में तो बेटा 30 जाना है, वो 30 गया। अब आपके पास में डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, डेप्शन टू एक्यूमुलेट 25, डेप्शन तो वही आनी है, क्योंकि नेट वैल्यू तो वही है आपके पास में, उसी के हिसाब से डेप्शन है, तो डेप्शन तो आपके पास वही है 25,000। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व, प्रेजेंट जो करके दिखाना है। देखो जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, आपसे ट्रीटमेंट वगैरह पूछ रहा है, 2-4 लाइनें अंग्रेजी की जरूर ऐड करनी है चार्ट में, कि जो ट्रीटमेंट है, जो नियम है, बस वो 2-4 लाइनें ऐड करिए, और फिर उसने जो मांगा वो अपने पास में दिखा देना, ठीक है ना। यस। अब इसके बाद बेटा अगली चीज आती है, जो हम अपने पास अमाउंट भेज रहे हैं कहाँ पे, रीवैल्यूएशन सरप्लस में, रिवैल्यूएशन रिजर्व सरप्लस आप बोल देते, उसको हम कब अपने पास में रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाएंगे, एक तरीके से वो कब हमारा फ्री रिजर्व बनने की बात हो रही है, वो कब रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा। तो वो कहते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, ये अपने आप में जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है बेटा, ये इंडिविजुअली आइटम ऑफ ओसीआई एनआर है। व्हाट डू यू मीन बाय ओसीआई एनआर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव एनआर, मतलब नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, मतलब ये डायरेक्टली आपके पास रिटेन्ड अर्निंग में जाता है, डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में जो आपके पास में इक्विटी के अंदर में बन रहा होता है, वहीं पे सीधा आपके पास से जा रहा होगा, वहीं पे डायरेक्टली आपके पास जा रहा होगा। हाउएवर हम इसे ऐसा नहीं कि पीएनएल के थ्रू लेके जाएंगे, पीएनएल के थ्रू नहीं लेके जाते, डायरेक्टली वहीं पे रिटेन्ड अर्निंग में जाके ऐड करते थे। अब वो कब करना है, कहता है जब पीपी डी रिकॉग्नाइज हुआ, मतलब जब पीपी ही किताबों से गायब कर दिया, खत्म हो गया, खात्मा हो गया, मतलब मान लो बेच दिया, कहते हैं जब हम बेच ही देंगे, मान लो डी रिकॉग्नाइज हो गया, अब तो बेच ही दिया, कहते हैं जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो सारा रिटेन्ड अर्निंग पे चला जाएगा, पक्का ही पक्का, कंपलसरी है, पूरा बैलेंस, फुल बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, मैंडेटरी है। तो एंट्री क्या बन रही होगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, सिंपल। तो वो खत्म हो गया डेबिट होने से, और वो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। ओके। एक और है, पर वो ऑप्शनल है, प्लीज समझना, वो ऑप्शनल है। हम कहते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग यूज ऑफ एसेट। क्या चीज बोली मैंने, एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग यूज ऑफ एसेट, जितनी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो हम कर सकते हैं। वो क्या होती है, आज मेरी डेप्रिसिएशन देखो, रीवैल्यूएशन करने के बाद जब इंक्रीज करोगे तो आने वाला डेप्शन तो बढ़ी जाएगी, तो कहते हैं जितनी एक्स्ट्रा डेप्शन है ना, मींस डेप्शन और रीवैल्यूड अमाउंट माइनस डेप्शन ऑन कैरिंग अमाउंट, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो जितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन है, आप उस एक्सेस डेप्रिसिएशन को भी हर साल धीरे धीरे अपने पास क्या कर सकते हो, रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर रिटेन्ड अर्निंग पे लेके जा सकते हो। सच एक्सेस डेप्शन कैन बी ट्रांसफर्ड बट दिस इज ऑप्शनल, ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके पास ऐसा नहीं करना ही करना है, पर ऑप्शनल है, क्वेश्चन बोलेगा नहीं बोलता बेटा, साइलेंट केस में तो मानते कंपनीज ऑप्शन को अवेल नहीं कर रही है, कंपनीज ऑप्शन को अवेल नहीं करनी। तो जो ट्रांसफर हो रहा है रिटेन्ड अर्निंग में बेटा, पीएनएल के थ्रू नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली हो रहा है, ये आइटम एनआर वाली है, नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, एनआर वाली आइटम है। तो जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एक्सेस डेप्शन वाला जो एग्जांपल है, मशीनरी कॉस्ट 1 लाख है, डेप्शन मान लीजिए 1 साल की आपके पास लगी, लाइफ 10 साल थी, तो 1 साल की आपके पास जो लगी 10,000 लगी, कितने में दिख रहा है 90 में, मैंने रिवैल्यू किया उसे 135 में, तो 135 पे रिवैल्यू करने के लिए एंट्री डाल दी,
PP2 रिवैल्यूएशन सरप्लस 45,000। ओके, अब रिवाइज पहुंच गया 135 पे। अब लाइफ कितनी बची, 10 में से 1 चला गया तो 9 साल बची, आगे की डेप्शन हो जाएगी 15 साल। पहले कितनी थी 10,000, अब से डेप्शन होगी 15 साल। अब पीएनएल में जो डेप्शन जाएगी नेक्स्ट ईयर की वो कितनी जाएगी 15, वो तो जाएगी। हमें एक ऑप्शन दे दिया गया कि जितनी एक्स्ट्रा डेप्शन है, मैं तेरे को बताओ अगर मैं रिवैल्यूएशन ना करता मेरे प्यारे बच्चों तो मेरी डेप्शन कितनी होती। सर वो तो 10 ही आनी थी ना, अगले साल भी 10 आती, 10 करके चलनी थी, बट अब मेरी 15 है तो मेरी एक्स्ट्रा डेप्शन है 5,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन। हम ये कह रहे हैं बस जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है आप इसे रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में लेके जा सकते हो। ये ऑप्शन आपको दिया गया है, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, ये एंट्री आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, ये वाली चीज आपको बता दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग जनरल सा पॉइंट है। लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास जो है बेटा, लैंड और बिल्डिंग हमेशा आपके पास अलग अलग है, सेपरेबल एसेट्स है और उन्हें सेपरेटली अकाउंट फॉर करना होता है, चाहे इकट्ठे क्यों ना खरीदे हो। इकट्ठे लैंड बिल्डिंग के साथ आप ले रहे हो अपने पास में दिखाओगे अलग अलग, लैंड अलग बिल्डिंग अलग। अब लैंड बिल्डिंग पे तो डेप्शन आनी है सालों के हिसाब से जो भी आप यूजफुल लाइफ करते हो। लैंड में बेटा दो केस बनते हैं, इनफाइनाइट लाइफ है तो कोई डेप्शन नहीं आएगी, फाइनाइट लाइफ है तो डेप्शन आ जाएगी। लाइक आपके पास जो अगर मैं बोलूँ तो लीज होल्ड लैंड है तो आपके पास वो फाइनाइट लाइफ करके आपके पास डेप्शन लगाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें डेप्शन कर देंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट है तो नॉन डेप्शन, फ्री होल्ड लैंड बोल देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है, सिस्टमेटिकली एलोकेट करना डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ में। नो व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट, सिंपल, मान लो कॉस्ट 1 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू 20 और लाइफ 10 साल है, तो मुझे बताओ डेप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या होगी। सर 1 लाख माइनस 20 करके करोगे ना, तो वो जो 80,000 था डेट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट, 80,000 इज डेप्रिशिएबल अमाउंट है जिसे हम लाइफ में अपने पास डिवाइड कर रहे हैं, वो है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है ना। मेथड कौन कौन से बेटा, 3 मेथड दिए गए, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड जो भी बताया, एक है WDV जो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट पे सीधा रेट दिया होगा, रेट लगा देंगे, हर साल की डेप्शन कम होती जाएगी, और एक है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, भाई यूनिट्स के बेस पे है, कितने यूनिट्स कम बनाए यूनिट्स तो कम डेप्शन, ज़्यादा यूनिट्स बनाए ज़्यादा डेप्शन, तो यूसेज पे आ गया। तो यहाँ पे अमाउंट कैसे आती है डेप्शन, डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू कितने यूनिट्स करंट ईयर में बनाए डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, ठीक है ना। डेप्शन बेस्ड ऑन रेवेन्यू बेटा नॉट अप्रोप्रिएट, अब मैंने यूनिट्स बनाए 50,000 यूनिट्स तो मैं डेप्शन तो लगाऊंगा, मान लो उसमें से बिके सिर्फ 2,000 यूनिट, तो मैं ये तो ना बोलूंगा अच्छा जी बेच के जो बिजनेस में पैसा आया वो तो सिर्फ 2,000 यूनिट्स का आया, सेल तो इतने यूनिट्स हुए, तो डेप्शन कभी भी रेवेन्यू के हिसाब से थोड़ा लगेगी, आपका एसेट आपने इस्तेमाल किया है तो रेवेन्यू के बेस पे डेप्शन थोड़ा ना लगाएंगे, तो वो नॉट अप्रोप्रिएट है, रेवेन्यू पे नहीं लगा सकते, ठीक है ना। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू हमें एसेट के यूजफुल लाइफ खत्म होने पे प्राप्त होती है, स्क्रैप वैल्यू जिसे बोलते हैं। अगर रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, मान लो आज एसेट 1 लाख का खरीदा, लाइफ है 10 साल, मैं कहता हूँ इसकी स्क्रैप वैल्यू है जी 2 लाख, ये तो 2 लाख का बिकेगा, 10 साल बाद जाके वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मेरी डेप्शन लगेगी नहीं, डेप्शन 0 हो जाएगी। अगर रेजिडुअल वैल्यू हुई कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो डेप्शन लगेगी नहीं ना, क्योंकि डेप्शन कैसे निकले, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या होता है, यूजफुल लाइफ बेटा होता है आपके पास में कितने सालों तक एसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है या कितने यूनिट्स बना के देगा, अगर ये वाला मेथड लगा रहे हो, या तो सालों के हिसाब से या यूनिट्स के हिसाब से। हाँ, यूजफुल लाइफ कम भी हो सकती है इकोनॉमिक लाइफ से, अब डिपेंड कर सकता है ना भाई, किसी के लिए हो सकता है वो एसेट है PP है उसके लिए लाइफ 10 साल है, पर मेरी यूसेज ही ऐसी है मुझे लगता है मेरा तो 6 साल में खत्म हो जाएगा, मेरी यूसेज ही बड़ी अजीब है तो वो कम भी तो हो सकते हैं ना आपके पास में, ठीक है। फिर कमेंसमेंट, डेप्शन लगानी कब से शुरू करेंगे बेटा, जब से एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, बेसिकली जब से रेडी टू यूज, पुट टू यूज नहीं, एक्चुअल नहीं है, जब इस्तेमाल करने लायक हो गया विच इज रेडी टू यूज हो जाएगा, डेप्शन चालू हो जाएगी, ठीक है। सेसेशन कब लगानी बंद कर देंगे, अर्लियर ऑफ क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, वो इंडेक्स 105 में चले जाता है बेटा, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वाले में चला जाएगा, उस जैसे ही वो आपके 105 के अंदर गया डेप्शन लगनी बंद हो जाती है, वो 105 में सीखते हैं उसकी कुछ क्राइटेरिया, अगर जैसे ही फुलफिल हुआ 105 में जाएगा डेप्शन लगनी बंद, या फिर एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब एक तरीके से बेच वगैरह दिया, खत्म ही हो गया अब तो ऑब्वियसली, या तो 105 में चला गया सीधा, या आपके पास में बेच ही चुके। डेप्शन डज नॉट सीज जब एसेट खाली पड़ा है, आइडल मतलब खाली पड़ा है या रिटायर्ड में, अगर मेरा एसेट खाली पड़ा है डेप्शन फिर भी लगती रहेगी अगर आइडल भी पड़ा है। हाँ, इसके एक एक्सेप्शन है इस पॉइंट की, अगर आप यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड लगा रहे हो, पता है क्यों, आप स्ट्रेट लाइन WDV आपने एसेट इस्तेमाल नहीं किया आपकी डेप्शन आ जाएगी, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर खाली पड़ा है फिर तो बेटा न्यूमरेटर 0 यूनिट्स होगा ना, अब जब यूनिट्स ही 0 है तो फिर तो डेप्शन 0 हो जाएगी ना। हाउएवर डेप्शन मे बी 0 अंडर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, अगर प्रोडक्शन ही 0, वही मैंने लिखा, अगर प्रोडक्शन 0 है तो फिर तो वहां पे 0 हो जाएगी ना, ठीक है। चेंज इन, क्या डेप्शन मेथड स्ट्रेट लाइन टू WDV टू स्ट्रेट लाइन यूजफुल लाइफ 5 साल 8 साल चेंज हो सकती है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो सकती है, यस इनमें चेंज आ सकता है,
डेप्शन मेथड, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ सकता है, अनुमान है, एस्टिमेट है, चेंज हो सकता है। तो बेटा ये एक चेंज इन एस्टिमेट होता है जिसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब जब से चेंज करोगे तो आने वाले सालों की डेप्शन चेंज हो जाएगी, जो निकल गया समय उसकी डेप्शन चेंज नहीं करनी है, ठीक है ना। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट अकाउंटिंग। ना ये हमें सीखना है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट अकाउंटिंग माय डियर स्टूडेंट। कहते हैं हर पार्ट ऑफ पीपी जिसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है उसे सेपरेटली डेप्रिशिएट करना होता है। हम ये बोलते हैं हर हिस्सा जो पीपी का है जिसकी अपनी अपनी कॉस्ट है, उसकी अपनी अपनी यूजफुल लाइफ है, सेपरेटली डेप्रिशिएट करो। एग्जाम्पल टर्बाइन इन अ मशीन या इंजन इन एयरक्राफ्ट और कार, रूफ ऑफ द बिल्डिंग एटसेट्रा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पीपी एरोप्लेन का। मान लीजिए एरोप्लेन है जी 100 करोड़ का, 100 करोड़ का प्लेन है। अब मैं कहता हूँ उसके अंदर मैंने हिस्से तो अलग अलग से मैं बोलता हूँ दो मेन हिस्से हैं। एक मैंने बांध दिया इंजन, एक मैंने बना दिया बॉडी ऑफ द क्राफ्ट एंड सीट्स वगैरह जो आपके पास बाकी हिस्सा है। इंजन अलग कर दिया, बॉडी ऑफ द क्राफ्ट और सीट्स अलग कर दिया। मैं कहता हूँ 100 करोड़ के अंदर में 40 करोड़ की वैल्यू इंजन के, 60 करोड़ बाकी होगी, और लाइफ अलग अलग है। इंजन की लाइफ 8 साल है, इसकी लाइफ अलग है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप 100 करोड़ को इसमें से अक्कड़ बक्कड़ करके देखो कि कौन सी लाइफ ज्यादा है कम है, उसमें डेप्रिशिएट करो। भाई ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये दो अलग अलग हिस्से हैं जिनकी अपनी अपनी सेपरेट यूजफुल लाइफ है, तो उनको सेपरेटली डेप्रिशिएट करना है। ये एक मेन एसेट, उसके अलग अलग हिस्से, तो इसे बोलते हैं कॉम्पोनेंटाइजेशन। हम कॉम्पोनेंट वाइज देख रहे हैं, तो उस हिस्से को उसकी सेपरेट यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट करो, इस हिस्से को इसकी यूजफुल लाइफ में सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। तो डेप्शन कितनी बन गई 11 करोड़, और वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस करके 89 करोड़, ठीक है ना। अब इसी में एक छोटा सा, जैसे मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है, अगर सिग्निफिकेंट पार्ट्स की बेटा सेम यूजफुल लाइफ है, मतलब मान लो अब जैसे सीट्स और एयरक्राफ्ट बॉडी वाला था उनकी सेम थी, तो मैं उन्हें इकट्ठे भी कर सकता था। अब इसके अंदर भी हो सकता था ना, एक की वैल्यू 35 करोड़ होती, एक की वैल्यू 25 करोड़ होती है, दोनों की लाइफ 10 साल ही, तो मैं ऐड करके लगा रहा हूँ ना, तो इकट्ठे कर दो। अगर आपके जो पार्ट्स हैं उनकी लाइफ सेम है तो इकट्ठे कर दो, अलग अलग है तो अलग अलग करो, ठीक है ना। अब आती है बात बेटा रिप्लेसमेंट की। अगर कुछ समय बाद जाके आपको किसी पार्ट को रिप्लेस करना पड़ रहा है, किसी पार्ट को रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो क्या होगा रिप्लेसमेंट में। मान लीजिए मैं कहता हूं दूसरे साल के अंत में जाके, दूसरे साल के स्टार्टिंग में जाके मुझे इंजन रिप्लेस करना पड़ गया। भाई इंजन खराब हो गया पहले साल के बाद ही जाके, इंजन खराब हो गया, अगले साल जाके नया इंजन पड़ा 45 का। भाई पिछले साल तो 40 का था, अब तो मेरी किताब में वैसे ही पुराने वाला 35 का पड़ा, अब नया इंजन 45 का है और उसकी लाइफ 5 साल है। नया इंजन है 45 का, उसकी लाइफ 5 साल है, तो अब क्या करेंगे। तो हमारा सिंपल सा रूल है, ओल्ड पार्ट को डी रिकॉग्नाइज कर दो, न्यू पार्ट को रिकॉग्नाइज कर दो, ओल्ड पार्ट हटा दो, न्यू पार्ट ऐड कर दो। तो मेरे टोटल एसेट की जो वैल्यू थी ना वो 89 करोड़ थी टोटल में। तो हम क्या बोल रहे हैं 89 करोड़ टोटल वैल्यू थी, इसमें से जो पुराने पार्ट की इसमें जितनी वैल्यू जुड़ी हुई है जो कि 35 करोड़ है, 89 के अंदर 35 उसकी है, उसे तो इसमें से हटा दो, माइनस कर दो, और जो नया आज पार्ट खरीदा 45 करोड़ का उसे ऐड कर दो। तो नए पार्ट की कॉस्ट को ऐड कर दो, पुराने पार्ट की जो वैल्यू दिख रही थी किताब में उसे माइनस कर दो। तो हमारी टोटल कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 99 करोड़, ठीक है ना। तो एक तरीके से नए वाले की एंट्री डल रही है पीपी टू बैंक, वो खरीदा तो ऐड हो गया, पुराने वाला नुकसान है मेरा पूरा मतलब खत्म ही हो गया, मतलब किसी काम का नहीं है, वो आपके बिल्कुल लॉस हो गया। हाँ उसको बेच के या जो भी उसका पैसे करा रहा हूँ वो अलग से आ जाएगा, तो मैं मानो सेल वैल्यू मान लो 0 है तो वो पूरा खत्म हो गया, तो वो गायब हो गया किताबों से, ठीक है ना। अब डेप्शन कैसे होगी, अब देखो इस 99 के अंदर भी दो कंपोनेंट है, जो आपके पास 45 करोड़ है बेटा वो आपके पास इंजन का है, और जो बाकी 54 था वो तो इसी का है ना। अब इस 54 पे तो आपके पास बचे हुए 9 साल पे डेप्शन लगेगी, उसमें तो 60/10 या 54 अब 9 साल पे लगेगी, और ये जो 45 वैल्यू है इसके अंदर में उसकी लाइफ कितनी बोली थी 5 साल बोली थी, तो ये दोनों की डेप्शन आ जाएगी अगले साल की, ये दोनों की अगले साल की डेप्शन आ जाएगी। तो हमारा सिंपल सा नियम क्या है, अगर रिप्लेसमेंट होती है पार्ट की तो कैरिंग अमाउंट ओल्ड पार्ट का डी रिकॉग्नाइज करना है, नए पार्ट का रिकॉग्नाइज करना है, ऐड करना है। कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी ऑन द डेट ऑफ रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ नया पार्ट ऐड, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट ऑन द डेट ऑफ रिप्लेसमेंट माइनस, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है बात, यस सर। अब इसी में एक छोटा सा आपके पास क्वेश्चन है जिसमें एक छोटा सा और पॉइंट हमें सीखना है, और पॉइंट हमें सीखना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एमटीबी में 2 एक बार आया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं बेटा, कहते हैं एमएस लिमिटेड एक हैवी मशीन आपके पास खरीदी, कितनी कॉस्ट की 1 करोड़ की, विद नो ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स, कोई उसके ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है, इस 1 करोड़ का कोई ब्रेकअप अवेलेबल नहीं, लाइफ 10 साल है,
छठे साल के एंड में जाके एक कंपोनेंट जो है टरबाइन, उसकी रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ रही है, 6 साल बाद जाके रिप्लेसमेंट हो रही है। एज फर्दर मेंटेनेंस अनइकोनॉमिकल पड़ रही है मेरे को। रिमाइंडर मशीन अभी सही है और वो अभी 4 सालों तक चलेगी। कॉस्ट नए टरबाइन की 45 लाख है, ठीक है ना। आपको कुछ डिस्काउंट रेट दे रहा है, बताओ क्या ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा, अगर हाँ तो ट्रीटमेंट बता दीजिए। बेटा यहाँ पे हुआ क्या, प्लीज़ ये समझने की कोशिश करना। देखो हमारे पास में ईयर 1 है, ईयर 1 के बिगिनिंग है, ईयर नॉट बोल दो। यहाँ पे मेरे एसेट की कॉस्ट है बेटा, कितनी है, 1 करोड़ है, 100 लैक्स। 6 साल बाद जाके ईयर 6 एंड पे यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है ऑफ टरबाइन, और टोटल लाइफ तो 10 साल है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मेरा प्लीज रूल सुनना। मेरा रूल क्या था, मुझे इस दिन जाके अगर वैल्यू जाननी है तो सिंपल है, जो उस दिन कैरिंग अमाउंट दिख रहा है उसमें नए पार्ट की कॉस्ट को ऐड करना है और पुराने की को माइनस करना है जो कैरिंग अमाउंट है। तो सबसे पहले बेटा इस 100 लाख पे हमारे पास में 6 सालों की डिडक्शन लगेगी, यस। तो 100 लाख का है 100 लैक्स मतलब 1 करोड़, और 10 साल लाइफ है। तो आपके पास में एक तो पहले अंग्रेजी लिख दी भैया, आपके पास पीपी कब रिकॉग्नाइज होता है, नए वाला ऐड करना है और पुराने वाला वो। कैरिंग अमाउंट आपकी मशीन की क्या होगी सर, 1 करोड़ का था, 10 साल लाइफ है, तो 10 लैक्स पर एनम डिडक्शन है, तो 6 सालों के बाद वो 40 का दिख रहा होगा। तो ये 40 लैक्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये 40 आ जाएगी। ये 6 सालों बाद दिख रहा है, पूरे का पूरा एसेट, पूरे का पूरा एसेट है, जो पूरा एसेट है हैवी मशीनरी, ठीक है ना, वो 40 लाख का 6 साल बाद। नया जो कंपोनेंट आ रहा है इस दिन वो 45 लाख का, वो सिर्फ आपके पास क्या है, टरबाइन चेंज हो रहा है, रिप्लेसमेंट सिर्फ टरबाइन की हो रही है, पूरी मशीन नहीं है, टरबाइन है। पूरी मशीन होती तो पुरानी खत्म करता, नई वाली कैपिटलाइज करता। सब बात समझो, ये उसका एक कंपोनेंट है, तो नई वाली को कैपिटलाइज कर दिया। सवाल उठा जो पुराना टरबाइन की वैल्यू है उसे हटाना है। अब मुद्दा ये आ गया, आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अंदर में टरबाइन की वैल्यू कितनी है और अदर की कितनी है, ये पता ही नहीं है। जैसे मैंने पिछला एग्जांपल कराया था वहां मैंने आपको बताई थी बात बेटा, कि हमारे पास में क्या चीज है कि पुराने का कितना नए का कितना है। यहाँ पे ये चीज ही नहीं है, यहाँ पे ये चीज ही नहीं है। तो जब हमारे पास में उसने बात ही नहीं बताई तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, तो हम पता क्या बोलते हैं, हम कहते हैं यार एक बात सुनो, आज मुझे ये तो पता है 45 लाख का है नए वाला, तो मैं क्या करूंगा, इस 45 लाख से जो न्यू टरबाइन है मैं ये जानूंगा कि अगर मैं इसे 6 साल पहले खरीदता तो ये मेरे को कितनी वैल्यू पड़ता है, तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। 6 साल पहले अगर मैंने इसे खरीदा तो कितने का पड़ता है, और वो उसके लिए मुझे डिस्काउंट रेट देगा। ये कब करना है, अगर जो नया कंपोनेंट आ रहा है उसकी या आपको ये नहीं पता कि ओरिजिनल के अंदर में कितनी वैल्यू थी, तो आप पहले क्या करेंगे, उस 45 लाख से उल्टा जाएंगे, क्योंकि 45 लाख तो आज की वैल्यू है, उल्टा जाएंगे आप ईयर 0 की उसकी वैल्यू निकालेंगे, 6 साल पहले की डिस्काउंट रेट 5% जोड़ के, तो वो हमने अपने पास गए। तो यहाँ पर पे इस 45 लाख के आपके पास न्यू टरबाइन की वैल्यू है, ये वैल्यू निकालेंगे तो 45 लाख पी फैक्टर आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/1.05, 5% है, छठे साल का पी फैक्टर लेंगे, वो वैल्यू निकल के आएगी इतनी। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली बेटा कितना बन रहा है, 33.95 लाख। लिखा तो मैंने वहां पूरी वैल्यू, यहाँ आपके 2 डेसिमल में लिख दिया। अब ये वैल्यू पता है किसकी है, ये वैल्यू है अगर आज जो टरबाइन खरीद रहा हूँ वो अगर 6 साल पहले खरीदा होता तो कितने का पड़ता। भाई वो तो हमने चलो इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट को ऐड करके ऐड कर दिया ना, 45 को तो आज है, 6 साल पहले इतने का होता। मुझे तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज वैल्यू जाननी है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पर अब 6 सालों की डेप्शन भी तो लगाएंगे। बच्चा वो नहीं लगाता, बस वो ध्यान से सुनना। तो इस पे क्या होगी बेटा, इस वैल्यू पे 6 सालों की डेप्शन लगेगी ना, डिवाइड बाई 10 × 6, तो ये डेप्शन लगे, आज इसका कैरिंग अमाउंट कितना होता है, इतना होता। तो पहले उल्टा जाना है, फिर 6 सालों की डेप्शन लगा के फिर सीधा पहुंचना है, ठीक है ना। तो यहां पर में हमारे पास में क्या होगा, ये डेप्शन आ जाएगी कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टरबाइन, तो ये रिवाइज आपके टोटल वैल्यू अब बन जाएगी न्यू वाली। तो आपने करना क्या, देखो रूल वही है, जो आज कैरिंग अमाउंट है पूरे एसेट का उसमें नए वाले की कॉस्ट ऐड करनी है, पुराने वाले की जो आपका पार्ट रिप्लेस हो रहा है उसकी जो कैरिंग अमाउंट है माइनस करना है। अब पुराने वाले की जो है, या तो वो ओरिजिनल में बता देता कि 100 लाख में कितना है टरबाइन, तो मैं उसका करके निकाल लेता, और उसने बताया नहीं, तो मैं क्या करूंगा, पहले न्यू टरबाइन की कॉस्ट से पुरानी पे पहुंचूंगा और फिर 6 सालों की डेप्शन लगा के सीधा करके पहुंचे। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, अगर कैरिंग अमाउंट ओल्ड पार्ट की गिवन नहीं है, नहीं दी, तो क्या करना है,
स्टार्ट विद कॉस्ट ऑफ द न्यू पार्ट, नई पार्ट से शुरू हो 45 लाख से, कंप्यूट करो उसकी प्रेजेंट वैल्यू एट द डेट ऑफ रिकॉग्निशन, फर्स्ट डे पे जाके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वो कॉस्ट है ओल्ड पार्ट की। फिर डेप्शन लगा दो उसके ऊपर अप टू द डेट जब तक रिप्लेसमेंट हो रही है, ताकि उसका कैरिंग अमाउंट आ जाए। तो उस पर फिर अब वही एग्जाम्पल के हिसाब से, जो क्वेश्चन के हिसाब से 6 सालों की डेप्शन लगा दो। तो यही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको अभी कराया है, ये क्वेश्चन 8 है जैसे मेरी बुक है, तो उसका आपके पास मैंने पॉइंट सिखा दिया, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुई बात? यस सर, यहाँ तक क्लियर होगी। अगला हमारे पास में क्या है? अगला है बेटा पॉइंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मतलब बाद के खर्चे। अब बाद में क्या क्या होता है? एक होता है बेटा रिपेयर मेंटेनेंस, डे टू डे छोटी मोटी रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह क्या करते हो, वो कहाँ जाता है? पीएल में चला जाता है। एक होता है अगर आपने पार्ट रिप्लेस करा, तो वो तो मैं आपको भी सिखा ही चुका हूँ भाई, अगर बाद में जाके पार्ट रिप्लेस करना पड़ गया, वो तो हमने सीख लिया। एक होता है बेटा मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑलिंग। मेजर इंस्पेक्शन काफी बार क्या होता है कि कुछ एसेट्स की, अब जैसे मशीन वगैरह क्या होता है, हमें इंस्पेक्शन करानी पड़ती है, तो वो सर्टिफिकेशन आप बोल देते हैं, इंस्पेक्शन कराए थे कि आपके पास इंस्पेक्टर आ रहा है, वो इंस्पेक्शन कर रहा हो, तो उसमें वो खर्चा लग रहा है, तो उसका क्या करेंगे? तो बेटा हम ये बोलते हैं कि जो मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग है ना, वो अपने आप में एक सेपरेट पार्टी है। मतलब वो जो है खर्चा जो लग रहा है मेजर इंस्पेक्शन का, वो एक पार्ट ही है ऑफ द कॉस्ट, वो सेपरेट पार्ट मान के उस पर कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग ही लगा दो, जो अभी सीखी है। सेपरेट पार्ट मान के कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग ही लगा दो। अब इसमें मेरे को एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है, जिसको मैं आपको समझाऊंगा भी, क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना। वो क्या है इसमें मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग का? मान लो मेरी मशीन की कॉस्ट 50 लाख है और लाइफ 20 साल है। हमें कहता है कि हम ना हर 5 साल बाद, वैसे तो 20 साल लाइफ है, पर हमें हर साल 5 साल बाद जाके एक मेजर इंस्पेक्शन करानी पड़ती है, हर 5 साल बाद करानी पड़ती है। और उस पर खर्चा कितना लगता है? 5 लाख का। मतलब 5th ईयर पे लेगा, 10th ईयर पे लेगा, 15th ईयर पे लेगा, 20 पे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपके पास में कॉस्ट लगनी है, वो आपके पास में कॉस्ट लगनी है किसकी? मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑलिंग की, ठीक है ना। यहां तक बात हमारे को समझ? यस सर। अब हमारी कॉस्ट जो है वो टोटल में 50 लाख है। हम ये मानते हैं यहाँ पे प्लीज सुनना, कि इस 50 लाख में जो आज की कॉस्ट है, इसमें 5 लाख जो लगना है खर्चा 5 साल बाद, वो इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी कॉस्ट 5 लाख की है, तो अभी तो वो इंस्पेक्टेड ही है, तो वो 5 का खर्चा तो अभी लग चुका है ना, अभी थोड़ा ना दोबारा लगना है भाई। आज डे 1 पे जब आप मशीन खरीद रहे हो, वो तो इंस्पेक्शन हो क्या ही है, अब तो 5 साल बाद लगनी है। तो क्या उस 50 लाख में 5 लाख वो मेजर इंस्पेक्शन का जुड़ा हुआ है? यस, बस ये मान के चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे वाली वैल्यू में इंस्पेक्शन तो हर 5-5 साल बाद होनी है और 5-5 लाख लगना है। तो फर्स्ट कॉस्ट में बस वो 5 लाख रुपए आपका इंस्पेक्शन का हम ये मान के चलते हैं, वो ऑटोमेटिक असम्पशन है कि कॉस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो 5 लाख इंस्पेक्शन का है, बाकी का 45 लाख है। इसकी लाइफ 5 साल है, इसे 5 साल में करना है, इनको 20 साल में करना है। तो इसकी डेप्शन ऐसे आएगी, इसकी डेप्शन ऐसे आएगी, टोटल डेप्शन बन जाएगी, बाकी आप वैसे करके निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है, क्योंकि वो ये बोलेगा इंस्पेक्शन का खर्चा तो हर 5 साल बाद या जो भी पीरियड दे रहा है उस पर लगेगा। अब जो फर्स्ट वाली इंस्पेक्शन की कॉस्ट वो ऑलरेडी उसमें जुड़ी हुई है ना, वो बस चीज लेनी है, ठीक है ना। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपी में कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, डेप्रिशिएट दैट कॉस्ट सेपरेटली बाय अप्लाइंग द कंपोनेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना। वो इंस्पेक्शन ऑलरेडी होगी तो उसको अपने कंपोनेंट अकाउंट है। फर्दर इंस्पेक्शन पे सेम ट्रीटमेंट होगी जो रिप्लेसमेंट की आएगी, वही रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट वाली आपने ट्रीटमेंट लगा देनी है, ठीक है ना। फर्दर इंस्पेक्शन जब आएगी, जिसको लेके क्वेश्चन भी है, मैं वो भी कराया था आपको यहाँ पे, ठीक है ना। पेपर में आया हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन, देखो। शिपिंग कंपनी को लॉ के हिसाब से बेटा ब्रिंग करने सारी शिप्स को इनटू ड्राई डॉक एवरी 5 ईयर्स, मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल के लिए। जो खर्चा लगता है ना, एट फर्स्ट माइट सीम टू बी रिपेयर टू द शिप, एक्चुअली वो इंकर कर रहे हैं उसको सी वर्दी कंडीशन में लाने के लिए, मतलब वो मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग है। एज सच उस कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। अ शिप दैट कॉस्ट 40 करोड़ विद 20 ईयर लाइफ मस्ट हैव अ मेजर ओवरऑल एवरी 5 ईयर्स। तो आपका 40 करोड़ की आपकी कॉस्ट है बेटा, जो कि आपके पास ओवरऑलिंग हो रही है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास में यहाँ पर में उसने बात हमें बोली है कि शिप जेट कॉस्ट 40 करोड़ विद 20 ईयर लाइफ मस्ट हैव अ मेजर ओवरऑल एवरी 5 ईयर्स। तो देखो है 40 करोड़ की, लाइफ 20 साल है, और ओवरऑलिंग करानी हर 5 साल के बाद, ओवरऑलिंग करानी हर 5 साल के बाद। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ओवरऑल है वो कितने बेटा? 10 करोड़ है। अब सवाल ये उठ के आया, वो 10 करोड़ की ओवरऑलिंग का जो खर्चा लगना है बेटा, वो खर्चा तो कब लगना है? वो खर्चा लगना है एवरी आफ्टर कितने साल बाद है? 5 साल बाद है, ठीक है ना। बट हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं, जो आपके पास में 40 करोड़ है इनिशियल कॉस्ट, उसके अंदर में वो ओवरऑलिंग, ऑब्वियसली वो तो मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग के बाद ही है, तो उसके अंदर वो 10 करोड़ जुड़ा हुआ है। बस मैं ये पॉइंट समझाना चाहता हूँ, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर इंस्पेक्शन ओवरऑल के 10 करोड़ है, तो बाकी रिमेनिंग कितना हो गया? 30 करोड़। अब जो ओवरऑल इंस्पेक्शन करानी है वो 5 साल के बाद करानी है, तो इसकी लाइफ 5 साल है, तो इसकी डेप्रिसिएशन बनी 2 करोड़ रुपए। और ये वाला 30 करोड़ है, इसकी लाइफ आपके पास में 20 साल है, तो इसकी डेप्रिसिएशन बनी 1.5 करोड़।
अब हमसे उसने पूछा था पहले 5 सालों की डेप्शन बता दो भाई कितनी कितनी होगी। तो सिंपल है, ये 2 करोड़ है, ये 1.5 करोड़, तो डेप्शन कितनी होगी हमारी 3.5 करोड़। ये हर साल की डेप्शन होगी। तो हमारे पास में 5 सालों की टोटल डेप्शन कितनी हो जाएगी 3.5 करोड़, 5 सालों तक गई 17.5 करोड़। अब इसके बाद हमारा कैरिंग अमाउंट कितना दिखेगा 5 साल के बाद? कैरिंग अमाउंट हमारा दिख रहा होगा 40 करोड़ टोटल कॉस्ट थी, इतनी डेप्शन लगी तो ये वैल्यू आ गई। आपको इसमें बताऊं, अब इसके बाद 5 सालों बाद लॉजिकली होगा क्या, ये वाला जो है ना ये तो खत्म ही हो गया। अगर आप देखोगे कंपोनेंट वाइज के हिसाब से ये 10 करोड़ था, 5 साल में ये तो खत्म ही हो गया। मतलब इस 22.5 करोड़ एक्चुअली में सिर्फ इसकी वैल्यू है, क्योंकि इसकी तो 1.55 करोड़ आपके पास लग रही है ना 5 साल तक, तो ये वाले की जीरो होगी। अब क्या होगा, 5 साल बाद ये जीरो हो गया, अगली बार फिर से खर्चा करोगे वो आपका 10 करोड़ का, तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा, पुराने वाला खत्म हो चुका है। तो ये सिस्टम है आपका करने का, ठीक है ना। और ये वाले की तो आपकी चलती ही जाएगी 1.5 करोड़ का डिडक्शन। बस ध्यान क्या रखना है, बस एक ध्यान रखना, वो लिखेगा ये ओवरऑलिंग का खर्चा आफ्टर एवरी 5 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, जो भी है। बस जो इनिशियल कॉस्ट देगा ना, आपने उसमें से क्या करना है, जो इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग का कॉस्ट लगती है ना उसे माइनस करके लेना है और बाकी को अलग कर देना है। बस ये ध्यान रखना, ये नहीं बच्चा करता, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सब अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास में, जरा ध्यान सुनने का क्वेश्चन जो है। देखिए जो इसमें बाकी बातें हैं ना, देखो मैंने आपके पास यही बताया था, इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपी में कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, डेप्रिशिएट करना है उस कॉस्ट को सेपरेटली बाय अप्लाइंग कंपोनेंट अकाउंटिंग, यही बोला। और अगर फर्दर इंस्पेक्शन होते बाद में जाके 5 साल बाद, तो उस पर सेम ट्रीटमेंट रिप्लेसमेंट, पुराने वाला हटा दे रहे ना, ये वाला आपका ऐड हो जाना है, ठीक है ना। एक पॉइंट है इंपेयरमेंट पे बाद में आता हूँ, डी रिकॉग्निशन छोटा सा पॉइंट है। डी रिकॉग्निशन क्या होता है बेटा, जब एसेट बेच दिया आप किताबों से हटा देना, डी रिकॉग्निशन किताबों से हटा देना। तो व्हेन आपके पास पीपी डिस्पोज ऑफ, क्या कोई फ्यूचर एफईबीज उससे नहीं एक्सपेक्टेड है, तो आपके पास में उसे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। गेन लॉस क्या होता, नेट प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट। देखो मेरी किताब में एसेट दिख रहा है एक पर्टिकुलर डेट पे 1 लाख का, और मैंने उसे बेचा 2 लाख का, तो मुझे क्या हो जाएगा 1 लाख का प्रॉफिट। कम पे बेचूंगा तो लॉस। वो गेन लॉस कहाँ चले जाता है, पीएल में। कहाँ दिखता है, अदर इनकम एंड नॉट एज ए रेवेन्यू। वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं, वो अदर इनकम में जा रहा होता है, वो रेवेन्यू आरएफओ नहीं है, वो अदर इनकम में दिख रहा होता है। जो भी आपके पास प्रॉफिट होता है, लॉस है तो आपका अदर एक्सपेंस बन जाता है, ठीक है ना। तो वो पीएल में चले जाते हैं, वो पीएल में चले जाते हैं। ये बात हमने सीखी। ये पॉइंट मेरा अभी पेंडिंग पड़ा है, ये इंपेयरमेंट का पॉइंट भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी मेरे साथ कुछ जरा क्वेश्चंस पे चलते हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चंस करेंगे जरा, अच्छे अच्छे वाले, ठीक है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जरा देखते हैं क्या है। कहते हैं हेवन लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल को, कितने की बेटा 30 लाख रुपीज की, कितने की 30 लाख रुपीज की, जो रिफ्लेक्ट कर रही है बुक्स में एट WDV ऑफ 17,50,000 पे 1 अप्रैल 6 को। तो आप देखिए ना 5 साल बाद, वो खरीदी थी 1 अप्रैल 1 को, 5 साल बाद दिख रही है 1750 की। कंपनी ने इस दिन अपवर्ड रिवैल्यूएशन करी 10% की, अराइव एट द फेयर वैल्यू। तो आज जो भी वैल्यू उसमें 10% ऐड कर देना, तो इसका 10% ऐड करके वैल्यू आ जाएगी। देखो इवेंट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना, हमसे देखो क्या मांग रहा है, मशीनरी कौन मांग रहे हैं, ओवर यूजफुल लाइफ, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग यूजफुल लाइफ। अब क्वेश्चन ने पता क्या बोला था, डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहली बात पता क्या आती है, सबसे पहली बात पता क्या आती है, हमारे पास में 30 लाख आपके पास एसेट की कॉस्ट थी, आज 5 सालों बाद इतने का दिख रहा है। तो और स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि इसकी हर साल की डेप्शन कितनी लग रही है और इसकी लाइफ कितनी है? द आंसर इज यस। हमें बनाना अकाउंट है, बट वो पहले 5 सालों का तो सबसे आसान है। तो वो कैसे निकालूंगा, देखो कॉस्ट है 30 लाख, आपके पास 5 साल बाद वो इतने का दिख रहा है 1750 का, 1750 का। तो ये 1 अप्रैल 1 को आपके पास में जो कॉस्ट थी एक बार के लिए, वो हमारे पास में दे रखी थी 30 लाख, 5 साल बाद 1750 का है। तो मेरे पास में 5 सालों की टोटल डेप्रिसिएशन लगी 12.5 लाख रुपए, जो कि हर साल की सेम है। तो डिवाइड बाय 5 करूंगा तो एवरी ईयर इतनी आ गई, विच एक्चुअली मीन्स अगर मेरी कॉस्ट 30 लाख है और हर साल की डेप्शन इतनी है, तो मेरी 12 साल लाइफ है। 12 साल में जाके एसेट खत्म होगा ना, क्योंकि 2,50,000 हर साल की डेप्शन है, तो 12 साल बाद जाकर खत्म होगा, तो 12 साल की है। अब इसमें क्या करना है, पहले 5 साल का लेजर अकाउंट आपका इजीली बन जाएगा। देखो फर्स्ट डे एंट्री आ रही है मशीनरी टू बैंक 30 लाख, डेप्शन लगी 250, वैल्यू आ गई इतनी, फिर डेप्शन इतनी, वैल्यू आ गई, डेप्शन वैल्यू आ गई, डेप्शन वैल्यू आ गई, डेप्शन वैल्यू आ गई। ये 5 साल का तो बेटा क्वेश्चन नहीं दे दिया था कि 1750 5 साल बाद है, सिंस उसने मेरे से लेजर अकाउंट स्पेशली बोला है ओवर यूजफुल है, मतलब सारे सालों का जितने पीरियड है, तो मेरा यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरा इस दिन जाके वैल्यू आ जाएगी 1750। अब इस दिन जाके उसने क्या किया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन करी 10% की 1 अप्रैल 6 को। मुझे बताओ जब इसने अपवर्ड रिवैल्यूएशन करी है 10% की, तो उसकी एंट्री क्या डल रही होगी सर, एंट्री डल रही होगी PP2 रिवैल्यूएशन सरप्लस, कितने से डल रही होगी 1750 का 10%। तो वो 1750 के 10% से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा 175, ठीक है ना। तो वो हमारे पास एंट्री आ जाएगी 1750 प्लस 10% करके 1925 इसकी रिवाइज वैल्यू होगी। ये क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब से आपके पास जो डेप्रिसिएशन वो चेंज हो जाएगी, डेप्शन चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वैल्यू बढ़ा दी तो आने वाले सालों की डेप्शन भी तो चेंज होगी ना। ये एंट्री हमारी डल गई,
ये मैंने आपको बताया पीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब डेप्शन कितनी हो जाएगी सर, 12 साल लाइफ थी, 5 साल बीते थे, तो 7 ईयर्स बचे हैं, तो 1925 डिवाइड बाय 7, अब डेप्शन हो जाएगी 275। पहले थी 2.5 लाख, अब डेप्शन भी तो बढ़ गई, अब डेप्शन 275 हो जाएगी। तो आपके पास करंट ईयर की डेप्शन लगेगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी 1650, ये वैल्यू आ गई। फिर अगले साल की डेप्शन लगी, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1375, 2 सालों की लगी। ये क्यों 2 सालों की मैं पहले लगा रहा हूँ, प्लीज समझो। हमारा 1 अप्रैल 6 को रिवोल्यूशन करी, फेयर वैल्यू पे पहुंच के हमारा एक ऑप्शन अवेल कर रही है, पता है किस चीज के ऑप्शन की बात करें, मैंने एक आपको बताई थी बात, ऑप्शन गिवन बाय इंडियस ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस एज द एसेट इज यूज्ड बाय एन एंटरप्राइज। कौन सा ऑप्शन है, ये ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं सरप्लस के अमाउंट को कहीं पे। सर ये पता है किसकी बात कर रहा है कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में अमाउंट जाता है आप उसको हौले हौले करके रिटेन्ड अर्निंग में लेके जा सकते हो, पर वो ऑप्शन था कौन से वाला यार, ये वाला, तुम भूल जाते हो यार, ये वाला जिसको बोला गया था जितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन है आप वो ड्यूरिंग द यूज ऑफ द एसेट हौले करके अपने पास रिटेन्ड अर्निंग में लेके जा सकते हो। वो कह रहे हैं ऑप्शन अवेल किया, हमने बोला था ना ऑप्शनल है, क्वेश्चन बोलता है आपके पास में, तो यहाँ पे बस वो उसी ऑप्शन की बात कर रहा है। तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में हौले करके चला जाएगा, जितनी एक्सेस डेप्शन है उसका रोल आएगा भी। क्यों कहते हैं 2 सालों बाद जाके मशीनरी को डाउनवर्ड किया 15% से, डाउनवर्ड किया 15% से, और कंपनी ने अब रीएस्टिमेट भी करी कि अब लाइफ 8 साल होगी। अब ये 2 साल बाद किया, पहले मैं 2 साल बाद तक पहुंच गया, यस सर 1375 पहुंच गया। अब इस दिन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग, तो हमें 15% से वैल्यू घटानी है, तो ये 1375 वैल्यू है, 15% डिक्रीज किया ये वैल्यू करके, तो ये वैल्यू पहुंच जाएगी। और अब से डेप्शन कितनी हो जाएगी, अब ना टोटल 12 साल थे, 5 पहले निकल गए थे, 2 और निकले 7, तो बचे 5 होते, पर वो कहते नहीं बची हुई लाइफ 8 है, तो आने वाले सालों की डेप्शन ये हो जाएगी। बट सवाल ये उठ के आया जो डिक्रीज है ये कहाँ से जाएगा, ये डिक्रीज कहाँ से जाएगा, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बस क्वेश्चन का पॉइंट। सर आपने सिखाया था अगर पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में गया तो पहले उसे यूज करना है, तो हमारा गया था कितना 175, तो क्या मैं 175 ही यूज कर लूं पहले, बाकी पीएनएल से ले जाऊं, नहीं, यही बस पॉइंट है। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस का आज बैलेंस ही 175 नहीं है, हम ऑप्शन अवेल कर रहे थे कि एक्सेस अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो है वो रिटेन्ड अर्निंग पे लेके जा रहे हैं। अब वो कितना लेके जा रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं बेटा, बात समझो, हमारी एक्सेस डेप्शन कितनी है 275 हमारी डेप्शन लगनी चालू हुई थी, जबकि पहले 2.5 लाख थी, तो हमारी एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है वो 25,000 है, और 2 साल के हिसाब से 50,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी, तो उतना अमाउंट की हमारी एंट्री डल रही होगी रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग। पहले साल की 25,000, दूसरे साल की 25,000, 2 बार डली, जिसकी वजह से आज रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस 175 नहीं है 125 है। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद आज उसका बैलेंस 1 अप्रैल 8 को 125 है। अगर ये ऑप्शन वाली बात ना बोलता तो मेरा बैलेंस 175 होता। अब मैं 125 ही है जो यूज कर सकता हूं जब आपके पास में एसेट की वैल्यू कम करनी है, जब एसेट की वैल्यू इतने से कम करनी है, ठीक है ना, बाकी मेरा पीएनएल से निकल जाएगा और पीपी कम हो जाएगा। तो पॉइंट यहां पर बस यही है कि जब डिक्रीज हुआ तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले यूज होगा, पर वो उतना ही यूज होगा ना जितना उसमें बैलेंस पड़ा है, और उसमें बैलेंस ही कम पड़ा है क्योंकि उसे भी तो हौले करके अपने पास रिटेन अर्निंग पे लेके जा रहे थे ना, वो ऑप्शन अवेल किया हुआ है, बस यही पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन रिजर्व बाय पीएनएल करके आ जाएगा, आगे की डेप्शन चेंज हो चुकी है क्योंकि वो 8 साल में था, इतना बैलेंस आ जाएगा। फिर अगले साल हुआ, अगले साल की डेप्शन लगी। अब इसमें उसने क्या बोला देखो, जाके हमारे पास 31 मार्च 10 को जाके, मतलब उसके 2 साल बाद जाके हमने बेच ही दिया 935 में बस, तो आपके पास ये डेप्शन लगी अगले साल की, इतने बेचा, बाकी आपका प्रॉफिट लॉस निकल के आ गया, वो प्रॉफिट निकल के आ रहा है ज़्यादा बेचा, जिसका हमने नोट बना दिया, इतनी कोई कंपल्शन नहीं है इस वाले की, तो आसान है, तो बैलेंस फिगर होता है कि इतनी ओपनिंग वैल्यू थी, इस साल की डेप्शन लगा के वो इतने का दिख रहा है, बेचा इतने में, तो बाकी प्रॉफिट आ गया। मेन सारे क्वेश्चन की जान ये थी जिसके लिए ये एंट्री थी, मेन जो क्वेश्चन की जान थी वो ये पॉइंट था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में समझ आया था, यस सर इसमें अकाउंट मांगा था, हमने अकाउंट बना दिया। नाउ कुछ और अच्छे वाले ना, थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूँ जो हमारे पास बनते हैं 8-10 नंबर तक के आते हैं क्वेश्चन एमटीबी का। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहे 1 अप्रैल 1 को सन लिमिटेड ने बेटा एक लैंड खरीदी कितने की, 10 मिलियन की, जिसमें इंक्लूड है लीगल कॉस्ट आपके पास 1 मिलियन की, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट न्यू फैक्ट्री। तो हमने जमीन खरीदी उसके बाद फैक्ट्री बनाएंगे जी, कंस्ट्रक्शन चालू है। आपको ना 2 डेट्स पे हमेशा ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग की है वो चालू कब हो रही है, फैक्ट्री वगैरह की चालू कब हो रही है, खत्म कब हो रही है। तो चालू हो रही है 1 मई को, और आपके पास फिर ना नीचे जाके बोला फैक्ट्री कंप्लीट हो रही है 30 नवंबर को। बस इसका ध्यान रखना होता है क्योंकि कुछ खर्चे पर मंथ लगते हैं, तो उनकी वजह से आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब हमें बोल रहा है
क्या क्या खर्चे आपके कंस्ट्रक्शन पे लगे। देखो इनिशियली लैंड की कॉस्ट तो है ही आपके पास 10 मिलियन इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास देखो ये 100 मिलियन इन लैक्स हम डाल रहे हैं, इन लैक्स डाल रहे हैं तो 10 मिलियन कितना हो गया, 100 लैक्स हो गया, तो 100 लैक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आ गई। ये सर कंस्ट्रक्शन पीरियड मैंने एक बार के लिख के छोड़ दिया, 1 मई से लेके 30 नवंबर तक था, तो वो 7 महीने डाल के छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। ओके, अब बात समझना यहाँ पर बेटा आप खर्चे कौन कौन से, देखो सबसे पहले प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड 3 लाख रुपीज़, तो ये खर्चा हमारा 3 लाख का आ जाएगा, जो प्रिपरेशन लेवलिंग है 3 लैक्स में डाल रहे हैं। फिर उसने अगला खर्चा मुझे बोला परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन 6.08 मिलियन, 6.08 मिलियन है, मिलियन को लैक्स में करोगे तो 60.8 बन जाएगा, 60.8 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला खर्चा बोला एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कंस्ट्रक्शन के 2 लाख पर मंथ है। अब ये 2 लाख पर मंथ है, तो आपका काम कितने महीने चला है सर, 7 महीने चला है, तो 2 लाख पर मंथ के हिसाब से आपका 14 लाख बन गया, ठीक है जी। फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आपके खर्चे दे दिए, डायरेक्टली 1 लाख पर मंथ है, 1 लाख पर मंथ के हिसाब से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऐड हो जाएंगे 7 लाख, क्योंकि 7 महीने काम चला। फिर अगला आ गया बेटा आपके ऑनगोइंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड नहीं लेने टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूजिंग द कंपनीज नॉर्मल एलोकेशन मॉडल। नॉर्मल हमारे जो टोटल एलोकेटेड खर्चे वो है, तो ये नहीं आते, ठीक है, नहीं लेंगे। इनकम मिली ड्यूरिंग द टेम्परेरी यूज, जो कार पार्क के तौर पे केयर में बताया था, ये नहीं आता है, पीएल में जाता है, खाली जमीन पड़ी है पार्किंग के तौर पे देना चालू कर दिया, वो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा आपके पास में। रीलोकेटिंग का खर्चा ये भी नहीं आएगा, ओपनिंग सेरेमनी है ये भी नहीं आएगा, तो ये खर्चे आपके पास में नहीं आने। दीज आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, बस सिंपल रीजन ये लिखना है, जो मैंने यहाँ पे मार्किंग कराई थी सॉल्यूशन वो यही है, ये डायरेक्ट कॉस्ट आएगा वो नॉट है, बस आधे एक वर्ड लिख देना है, ठीक है ना। फिर फैक्ट्री कंप्लीट हुई 30 नवंबर को, जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम भी है एज पर इंडेक्स 23। इस लाइन के लिखने से एक चीज आ गई कि अगर जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो भी कैपिटलाइज होगी, वो वैसे इंडेक्स 23 के हिसाब से आते, बस इस लाइन ने क्लियर कर दिया। प्रोडक्शन चालू कब करी, 1 फरवरी को। बेटा प्रोडक्शन का एक्चुअल डेट मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मेरा बन के कब तैयार हुआ वो इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ना लाइफ की बात कर रहा हूँ, उस पर मैं बाद में आऊंगा, ये लाइफ को लेके है। उसने बोला 40 साल के बाद जाके जब लाइफ खत्म होगी, लीगली इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन है कि डिमोलिश करना फैक्ट्री को, रिस्टोर करना साइट को ओरिजिनल कंडीशन पे, तो ये डीकमिशनिंग के खर्चे की बात करने जा रहा है। डायरेक्टर ने एस्टिमेट किया कि डीमोलिशन का खर्चा जो 40 साल का बाद लगना है वो जाके 20 मिलियन लगेगा, 200 लाख का खर्चा लगेगा, पर 40 साल बाद लगेगा, ठीक है ना। इसके लिए रेट दे रखा है 8% का, जो डिस्काउंटेड रेट है। अब हमें पी फैक्टर निकालना है 40th ईयर का, वो क्वेश्चन खुद लिख के दे देगा इतना बड़ा, देखो 1 रुपए का 40 ईयर्स के हिसाब से 8% के हिसाब से पी फैक्टर लिख दिया 0.046, खर्चा लगना है 20 मिलियन मतलब 200 लाख, तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड हो जाएगी डीकमिशनिंग की 200 लाख के ऊपर 0.046 9.2 लाख, तो ये टोटल आपके पास कॉस्ट बन गई, ठीक है ना। फिर कहता है कंस्ट्रक्शन आपकी पार्टली फाइनेंस किससे थी, लोन से भी थी 17.5 मिलियन का, जो लिया 1 अप्रैल को था हमारे पास। लोन का रेट कितना है 6%, और कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ रही है 1 लाख ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड्स। ना ये पॉइंट ना इंडेक्स 23 का है, वो बोलते हैं आपने क्या करते हैं, आपने जितने का लोन लिया उसकी जो बोरिंग कॉस्ट है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे, क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है एक आपके क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में। अगर बीच में सरप्लस आपके फंड्स खाली पड़े रहते हो तो आप उसकी मान लो एफडी कराते हो, उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलेगा अब उसे पीएल में नहीं लेके जाओगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट लोन के ऊपर कैपिटलाइज कर रहे हो, तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसके ऊपर जो इनकम कमाओगे उसी से माइनस हो जाएगी। अब सवाल उठा, हमारा लोन लिया 1 अप्रैल को बेटा, पर हमारी कंस्ट्रक्शन क्योंकि 1 मई से एक प्रकार से चालू हुई, तो हम ब्याज उतने ही पीरियड का लेंगे। 17.5 मिलियन मतलब 175 लाख, ब्याज का रेट है 6%, 7 महीने का ही लोगे जितने महीने कंस्ट्रक्शन चली, ये टोटल ब्याज बनता है। उसमें से इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख है, जो माइनस हो जाएगी जो उसने आई है, तो नेट इतनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी 30 नवंबर को इतनी। ये मेरी टोटल कॉस्ट है आपके पास, लैंड पूरी फैक्ट्री वगैरह मिला के। उसने मुझसे पूछा कैरिंग अमाउंट फैक्ट्री का कितना दिखेगा बैलेंस शीट पे 31 मार्च को। सर ये वैल्यू तो 30 नवंबर की आई है। अब इंपॉर्टेंट बात है सर, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने की डेप्शन भी तो लगेगी, डेप्शन कैसे निकालोगे, तो बेटा अब इसमें ध्यान रखना, एक हिस्सा है लैंड, लैंड अलग है, बाकी अलग है कॉस्ट है, बाकी फैक्ट्री की है। तो हमें क्या करना है, जब डेप्शन निकालनी है टोटल कॉस्ट में से लैंड को 100 लाख को अलग किया जिसपे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, जो बाकी हिस्सा है वो फैक्ट्री बिल्डिंग का है, उस पर डेप्शन आएगी। अब इसके लिए उसने हमें लाइफ के बारे में कुछ बोला था, अब ध्यान सुनना, उसने मुझे बोला था ओवरऑल यूजफुल लाइफ वैसे तो बिल्डिंग की 40 साल है, तो मैं नॉर्मल कोर्स में 40 साल लेता, पर कहता है इट इज एस्टिमेटेड कि उसकी जो रूफ है, बिल्डिंग की जो छत है रूफ है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 20 साल बाद, तो रूफ रिप्लेस होगी 20 साल के बाद, एंड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करंट प्राइस विल बी 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट। कहता है आज जो बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट है उसका 30% रूफ की कॉस्ट है, तो यहाँ कंपोनेंट अकाउंटिंग लगी कि 30% हिस्से के लिए जो रूफ की कॉस्ट है उसके लिए लाइफ 20 साल है और बाकी के लिए लाइफ 40 साल है, बस वो ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो मेरे लिए जो फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट आई उसके 2 हिस्से किए गए, एक रूफ विच इज 30%,
एक अदर जो कि 70% है। तो ये 30% वैल्यू निकली, ये 70% वैल्यू निकली। इसके लिए लाइफ 20 साल है, इसके लिए लाइफ 40 साल है। अब डेप्शन कैसे आएगी, ध्यान से। बच्चा जल्दबाजी में 1/20 1/40 कर देता है। भाई तुम यही भूल जाते हो, इस साल तो डेप्रिसिएशन सिर्फ 4 महीने की लगनी है, क्योंकि 30 नवंबर से लेके 31 मार्च तक तो 4 महीने बने ना। तो आपके पास डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 40 तो कर दोगे, वो एक साल की आएगी। 4/12 करना मत भूल जाना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। बच्चा जल्दबाजी में ये भूल जाता है, छोटी छोटी बातें भूलने वाली, ये नहीं तुमने भूलना। तो 4/12 इज इंपॉर्टेंट, जितने महीने की है। तो ये टोटल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लैंड की 0 है, फैक्ट्री की, दोनों को ऐड किया, ये टोटल माइनस होकर कैरिंग अमाउंट निकल के आ जाएगी लास्ट की। कैरिंग अमाउंट निकल के आ जाएगी लास्ट की। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, जहाँ टोटल कॉस्ट निकाली, सारी चीजें देखी, ये पता क्या कौन सा डायरेक्ट डेबिट नहीं है, वो सारी चीजें करके क्वेश्चन कंप्लीट होता है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। यस सर, चलो आगे बढ़े। हाँ जी सर, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जो आपके पास आ रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाना। तो क्वेश्चन क्या आपके पास में, क्वेश्चन क्या आपके पास में देखेंगे मेरे साथ में, क्वेश्चन क्या दे रखा है, PYQ आपके पास May 23 में आया हुआ बेटा, 8 नंबर का क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर में क्या बोलता है, देखो कहता है 1 मई को संस्कार लिमिटेड ने परचेज करे ₹42 लाख की वर्थ ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वेयर हाउस फॉर स्टॉकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। एक जमीन खरीदी है 42 लाख की। सिमिलर सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, तो अपने पास ध्यान से करने का है, ठीक है ना। लैंड आपके पास जो है परचेज करी, उसका ओल्ड टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी है जिसे डिमोलिश करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियसली वो पुराना स्ट्रक्चर, उससे पहले डिमोलिश करो भाई, ठीक है ना। सेल्वेज मटेरियल फ्रॉम द डिमोलिशन वाज टू बी सोल्ड है, उसको जो बेचेंगे, वो जो आपके पास में मलबा निकलेगा उसे बेच के स्क्रैप के पैसे भी आपके पास कुछ आ जाएंगे स्क्रैप के साथ। कंपनी ने कंस्ट्रक्शन कब चालू करी बेटा, 1 जून को। ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन जब चालू हो रही है वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कब से चालू होगी, उसके लिए पर मंथ के हिसाब से। फॉलोइंग कॉस्ट दे रखी है लैंड की और कंस्ट्रक्शन की। तो इसमें ना कुछ खर्चे लैंड के, कुछ खर्चे आपके किसके हैं, बिल्डिंग के हैं। तो वो लैंड और बिल्डिंग को अलग करने के, लैंड वाले इससे भी डेप्शन नहीं आएगी, बिल्डिंग वाले इससे भी डेप्शन की बात आएगी, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग करने का चलना पड़ा। पिछले में तो इकट्ठे ही था, वो 100 लाख की थी, वो उसमें लीगल कॉस्ट उसके और बाकी सारे बिल्डिंग के थे। यहाँ थोड़ा सा उसमें भी सेग्रीगेशन है, ठीक है ना। तो 42 लाख तो वैसे आपके पास में, अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे 42 लाख तो बेटा आपके पास आ ही लिए, जो जमीन की कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। अब इसमें देखो बाकी आपने, उसने क्या बोला, लीगल फीस इंकर करी फॉर दी परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड एंड रिकॉर्डिंग ओनरशिप। तो ये जमीन का खर्चा है जो लीगल कॉस्ट थी, कितने की, 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख का खर्चा किस में आ जाएगा सर, 1.5 लाख का खर्चा हमारे पास लीगल फीस लैंड में आ गया, ठीक है ना। फिर उसने बोला आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट की फी। तो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट का रोल तो कंस्ट्रक्शन में आएगा। तो बिल्डिंग का खर्चा 270, बिल्डिंग का खर्चा 270, तो वो बिल्डिंग वाली कॉस्ट में जा रहा होगा। तो मैंने ना यहाँ 2 हिस्से बनाए, देखो एक लैंड है, अब यहाँ आपके पास ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का आएगा। तो यहाँ पे इसका खर्चा 270 नीचे आ गया, वो 270 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला खर्चा कौन सा, कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन दी परचेज लैंड। हाँ, ये जमीन जो खरीदी थी उसका तोड़ने का खर्चा है, लैंड वाले में जाएगा 1,35,000, ये मेरी कॉस्ट लग रही है। अब इसी को लेके ना मेरा पॉइंट में उसने लिख दिया है पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे कि हमें 35,000 रुपीज मिले हैं सेल ऑफ सैल्वेज एंड स्क्रैप मटेरियल फ्रॉम द डिमोलिशन। तो पुराने को जो मलबा बेचा उसको बेचकर 35,000 आए, तो खर्चा लगा 135, बेचकर आए 35,000, तो उसे माइनस कर देंगे। तो नेट कितना लेंगे, नेट कितना लेंगे लैंड वाले में, 135 माइनस 35 1 लाख। ये खर्चे मेरे सारे लैंड के, तो लैंड की कॉस्ट में आ जाएंगे। ये खर्चे मेरे सारे लैंड के, तो लैंड की कॉस्ट में आ जाएंगे। 4450 मेरी लैंड की कॉस्ट होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ तक हो गया। फिर कहते हैं साइट प्रिपरेशन का खर्चा लगा बेटा किसका, वेयर हाउस का, विच इज 1 लाख। तो ये किसमें ऐड हो जाएगा, साइट प्रिपरेशन का खर्चा आपके पास जो जगह पे आ रहा है, साइट प्रिपरेशन चार्जेस 1 लाख, ठीक है जी। फिर अगला कौन सा है, अगला है सीमेंट खरीदा और अदर मटेरियल खरीदे कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें GST भी जुड़ा हुआ है 1 लाख का। एंड GST क्रेडिट सिर्फ 50% का मिलना है, पूरे का नहीं मिलना। क्या बोले, 1 लाख माइनस कर दो, इसमें एक तो जुड़ा हुआ है, तो अगर तो बिल्कुल ही ना मिलता फिर तो ठीक जुड़ा हुआ है। अब जितने का क्रेडिट मिलना है वो कॉस्ट का पार्ट थोड़ी ना है। तो 15 लाख में से जितने GST का क्रेडिट मिल जाएगा 1 लाख का 50% वो कॉस्ट का पार्ट नहीं। तो हम क्या करेंगे, आपके पास 15 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे। 50 क्यों, क्योंकि 1 लाख के 50% का क्रेडिट नहीं मिलना, वो उसमें जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसे माइनस कर रहे हैं, इसलिए उसे माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मैं आगे भी जाके आऊंगा, ठीक है। फिर मेरे पास में उसने कुछ पॉइंट बोला है। अच्छा, इसी चीज को लेके मैं अभी आपके पास में पॉइंट आने, जो मैं इस पॉइंट के अंदर अभी पेंडिंग रख रहा हूँ। इंप्लॉयमेंट कॉस्ट जो है बेटा उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर की बताई है कितने की, 8 लाख रुपए, ये इंप्लॉयमेंट कॉस्ट है। अब इसने हमारे पास जाके एक पॉइंट क्लियर किया आगे जाके, विच इज दिस पॉइंट। उसने बोला इंप्लॉयमेंट कॉस्ट जो है 10 महीने के 1 जून से लेके 31 मार्च तक की, ठीक है जी।
कहते हैं कंस्ट्रक्शन जो फैक्ट्री की पर वो कंप्लीट 28 फरवरी को हो रही है। तो हमें ध्यान देना होता है यार, 1 जून से स्टार्टिंग था, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन 31 मार्च तक की है, मतलब आपके 10 महीने की है, मतलब जो इंप्लॉयमेंट कॉस्ट है, जबकि एक्चुअली कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो रही है 28 फरवरी को, तो 9 महीने की खर्चे आएंगे ना, जो हमारा सब्सटेंशियल टाइम भी है, जो हमारा सब्सटेंशियल टाइम है। तो प्लीज मेरी एक बात समझना, हमारे पास यहाँ पर में टोटल जो कॉस्ट है वो इंप्लॉयमेंट की दे दी बेटा आपकी 10 मंथ्स की, जबकि हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो 9 मंथ्स है, तो हमें 9 मंथ्स की प्रोपोर्शनेट लेनी पड़ेगी, 9 मंथ्स की प्रोपोर्शनेट। तो इंप्लॉयमेंट कॉस्ट कितनी लेंगे, 8 लाख इंटू 9/10, क्योंकि वो 10 मंथ्स का खर्चा दिया है, जबकि कंस्ट्रक्शन पीरियड 9 महीने के, तो वो प्रोपोर्शनेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो हमें अपने पास में देखना है, ठीक है। फिर जनरल ओवरहेड कॉस्ट दे दी बेटा, वो आएगी नहीं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओवरहेड कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो आएगी, कितने महीने की, 9 महीने की आएगी, वो तो हमने कंस्ट्रक्शन पीरियड देख लिया, तो 35,000 इंटू 9 करके ही आएगा, वो 315 आ गया। और फिर आपके पास में क्या दिया हुआ है, इनकम रिसीव फ्रॉम द लैंड यूजर टेम्परेरी पार्किंग, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा पीएल में जाता है, तो वो आपके पास में यहाँ पे इनकम वाले का कुछ भी नहीं होना, ठीक है ना। अब इसमें मेरे पास में ध्यान सुनना, मैंने आपके साथ में पॉइंट ये हो गया, ये वाला भी हो गया, यूज ऑफ वेयर हाउस कमेंस हुआ 1 मार्च से, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक ना सेकंड पॉइंट रह गया यहाँ पे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मटेरियल कॉस्टिंग 40,000 वेस्ट हुआ भाई, अब नॉर्मल लॉस है, तो ये तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। एंड फर्दर 120 जो है वो स्पेंड किया गया टू रेक्टिफाई द रॉन्ग डिजाइन वर्क। आपका ना 1,20,000 का ना फॉल्टी डिजाइन के ऊपर और खर्चा लगा। देखो हमारा टोटल मटेरियल की जो कॉस्ट थी ना 15 लाख थी, जिसमें जीएसटी का इनपुट वाला जितना नहीं मिलना, जितना का आपको क्रेडिट मिल जाना है बेसिकली, जो हमने बात की थी, वो आपका माइनस हुआ। अब हमारा अब नॉर्मल लॉस भी है 40,000 का, तो ये भी तो आपका नहीं आएगा ना, वो ऑब्वियसली उसी में जुड़ा हुआ है, तो 40 तो माइनस होगा, तो 40 तो माइनस होगा ही होगा, तो 40,000 आपका यहाँ वेस्टेज का माइनस हो गया, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। ये जो 120 का आपका एक्स्ट्रा खर्चा लगा फर्दर रेक्टिफाई करने के लिए, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ना 2 ओपिनियन लिए, ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है भाई, ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, फॉल्टी डिजाइन वगैरह की जो बात हो रही है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि ये जो 120 है ये इस 15 लाख में जुड़ा हुआ है, अगर तो ये जुड़ा हुआ है तो इसे माइनस कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे माइनस किया रॉन्ग डिजाइन का। इंस्टीट्यूट ने 2 आंसर दिए थे, देखो 40 तो वेस्टेज का भाई, वो तो जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, फॉल्टी मटेरियल वाला जो डिजाइन वाला है। अब उसके अंदर में 2 ऑप्शन बनते हैं, अगर ये जुड़ा हुआ तो माइनस कर देंगे क्योंकि कॉस्ट का पार्ट नहीं है, अगर ये नहीं जुड़ा हुआ तो हमें कुछ नहीं करना, जोड़ना तो है ही नहीं, जोड़ना तो है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे 120 को एज्यूम किया हुआ है, वो 15 लाख के अंदर जुड़ा हुआ है, तो डिडक्ट कर दिया, ऑल्टरनेटिव ऑल्सो पॉसिबल। इंस्टीट्यूट ने इसके दोनों आंसर दिए थे, तो इसलिए हमने मानते हुए किया, तो इसे माइनस कर दिया। अगर आप नहीं करोगे तो वो बस 1,20,000 से वैल्यू ज्यादा दिखेगी, ऐड तो करना ही नहीं है भाई, ऐड तो करना ही नहीं, अब नॉर्मल लॉस को लेना ही नहीं है, अब नॉर्मल लॉस को लेना ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। अब बात आती है बेटा हमारे पास ओवरऑल यूजफुल लाइफ, वो बाद में आएगा। 25 साल बाद जाके लीगली बाउंड है डिमोलिश करना है फैक्ट्री को और रिस्टोर करना है ओरिजिनल कंडीशन पे, वही आ गया डीकमीशनिंग का। डायरेक्टर्स ने एस्टिमेट करा कि जो कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन है 25 साल के हिसाब से वो 80 लाख रुपए लगेंगे, 25 साल बाद 80 लाख लगेंगे, और आज हमारा 10% डिस्काउंट रेट है, और उसकी वैल्यू कितनी है 0.092 पी फैक्टर है, तो 80 लाख है इंटू 0.092, ये करके आपके पास क्या आ जाएगी, पीवी फैक्टर आपके पास करके वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग, तो वो आपके पास बना 736, वो बना 736, ठीक है ना। ये सारी चीज होगी। फिर ये आपका डिमोलिशन वाले आपके पास कॉस्ट आ गया। फिर एक लोन आ गया, संस्कार लिमिटेड ने लोन भी लिया था 60 लाख का, और उसने बोला था बेटा सब्सटेंशियल पीरियड है, प्लीज ध्यान रखना, तो बोरिंग कॉस्ट ऐड होगी। 60 लाख का लोन लिया था 10% पे 1 जून को, बिल्डिंग वेयर हाउस की डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग को मीट करते हुए खुद ही लिख दिया। इन्वेस्टमेंट इनकम भी आई 25,000 के ऑन दी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। तो बेटा 1 जून को आपके पास में लिया गया है, हमारे पास में 28 फरवरी तक की बात होनी है, तो प्लीज सुनते जाना। आपके पास 60 लाख 10%, 9 महीने का ही आएगा, क्योंकि 9 महीने का बनता है 1 जून से लेकर 28 फरवरी तक, तो ये टोटल ब्याज होगा। और जो इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाती है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, तो टोटल आपका ऐड हो जाएगा 425 बोरिंग कॉस्ट के नाम का। ये वैसे इंडियस 23 में हम सीखते ही है निकालना। ये मेरी टोटल कॉस्ट वेयर हाउस की आ जाएगी। तो मेरे पास में कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस दोनों अलग अलग आ गए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने डेप्रिसिएशन की बात करनी है। तो देखो डेप्रिसिएशन जब है लैंड पे तो आएगी नहीं, नील है, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो अपने पास में कॉस्ट की बता दी वेयर हाउस की, डेप्रिसिएशन चार्ज बताना है इस साल का, और कैरिंग वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो हमारे पास में सारी चीज आ गई। अब ये वाला पॉइंट भी आपका हो जाता है। एक पॉइंट जो बचा है ना, वो बचा लाइफ को लेके। देखो उसने मुझे पिछले क्वेश्चन में जैसे दिया था ना, वैसे ही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। उसने बोला जो ओवरऑल लाइफ है फैक्ट्री की वो 25 साल है, हॉवेवर रूफ जो है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 15 साल बाद, तो रूफ की लाइफ 15 साल है। नॉर्मल फैक्ट्री की 25 लेनी है, पर रूफ की 15 है, और उसने बोला रूफ की जो वैल्यू है वो 25% है टोटल कॉस्ट बिल्डिंग का।
तो जो टोटल कॉस्ट है उसका 25% इज योर वैल्यू ऑफ द रूफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके दो हिस्से हो गए। जो मेरी ये वेयर हाउस की कॉस्ट है उसका 25% रूफ का है, 75% बाकी है। इसकी लाइफ 15 साल है 1/15, इसकी लाइफ 25 साल है 1/25। कितने महीने की डेप्शन लगेगी सर? 28 फरवरी को बनके तैयार होगा तो सिर्फ एक मार्च की बनेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 महीने की थी, यहाँ 1 महीने की आएगी 1/12, 1/12। ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी वेयर हाउस वाले पे, लैंड वाले पे तो आनी नहीं है। 3856 बेटा उसकी थी, लैंड की तो मैंने अलग ही लिखी थी, समझो। तो ये डेप्शन आ जाएगी, बाकी कैरिंग अमाउंट लैंड का इतना आ गया, वेयर हाउस का माइनस करके इतना आ गया, टोटल वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन था, बट थोड़ी से पॉइंट्स और थे। अब इस केस में क्या होता है, आप लोगों को ना, मैं अगर सही में बोलूं, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, मैं तो अब क्या ये पॉइंट देखा, इसका अगला देखा, आपको ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना पॉइंट देख लो पहले कौन सा किसके बारे में लिखा है। एक तो आपको ये देखना स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुई, एंड कब हुई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपका लाइफ वाला पॉइंट है उसे अलग रख दो, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू वाला है अलग रख दो, इंटरेस्ट कॉस्ट, उसके अलावा वाले पॉइंट्स का ना रोल आता है आपके इन्हीं वालों से रिलेटेड, तो वो ध्यान देना होता है, वो पहले टैगिंग कर लो। नहीं तो देखो, मैं तो अब अपने पास में क्या साथ साथ पढ़ रहा हूँ, बट एज अ स्टूडेंट जब आपके सामने पूरा क्वेश्चन आता है, आप पूरा क्वेश्चन एक बार में पहले पूरा पढ़ेंगे और फिर करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बट आपने 10 मिनट तो उसी में निकाल दी, इतना समय नहीं होता पेपर में। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने पॉइंट्स अपने पास देख के पता चल जाता है किसके बारे में एक बार के लिए। तो कुछ पॉइंट्स को अलग दो, लाइफ वाला अलग दो, डीकमिशनिंग अलग रख दो, इंटरेस्ट अलग दो, उसके वाले को देखना जरूरी है उनमें क्या दे रहे हैं, फिर अपने पास सीधा सीधा करके सॉल्व करते जाओ। तो ये तरीका होता है करने का, ठीक है ना? यस सर। चलो अब मेरे पास बेटा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है मुझ पे आते हैं जरा। ये आपके पास में बेटा क्वेश्चन एमटीपी का है, ठीक है ना? क्वेश्चन अच्छा है, एक बार के इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। फ्लाइंग एयरवेज लिमिटेड इज अ कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है एयरक्राफ्ट पार्ट एंड इंजन एंड सेल करते हैं उनको लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज को, लाइक बोइंग एंड एयरप्लेन, ठीक है ना? 1 अप्रैल को कंस्ट्रक्शन चालू करी न्यू प्रोडक्शन लाइन की एयरक्राफ्ट पार्ट में, ठीक है? कॉस्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन लाइन उसने मुझे बताए हुए। अब क्या क्या कॉस्ट है उसने बेटा हमारे पास में, देखो वही आपके पास कॉस्ट दे रहा है और नीचे आपसे अकाउंटिंग इंप्लीकेशन मांग रहा है कॉस्ट के प्रोडक्शन लाइन के जो रिकॉग्नाइज करे जाएंगे बैलेंस शीट पीएल में, ठीक है ना? तो एक एक करके चीजें मेरे साथ देखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल लिस्ट प्राइस है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट के बाद है, वैल्यूज इन थाउजेंड्स है, हम उसी में चलेंगे। तो ये 10,000 है, ये आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये 10,000 एज इट इज आ गया आपके पास में, ठीक है ना? फिर उसने मुझे बोला रिकवरेबल जीएसटी जो आपका लग रहा है वो इंक्लूडेड नहीं है परचेज कॉस्ट में, तो रिकवरेबल ही है, जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा और कॉस्ट का पार्ट भी नहीं है, तो कुछ नहीं करना। ना मिलता तो ऐड करता, उसमें इंक्लूडेड होता तो माइनस करता, ये एडिड भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं, तो कुछ नहीं होगा। फिर इंप्लॉयमेंट कॉस्ट कंस्ट्रक्शन स्टाफ की 3 महीने की है 30 जून तक की। अब इसका पॉइंट देख लो, इंप्लॉयमेंट कॉस्ट का आपके पास में जो पॉइंट है वो आपके पास में बोला हुआ है कंस्ट्रक्शन स्टाफ इंगेज हुआ प्रोडक्शन लाइन में जिसको 2 महीने लगे इसको बनाने के लिए, तो वो 2 महीने आपका 31 मई तक, चालू हुआ था 1 अप्रैल को, तो 2 महीने का होना चाहिए, जबकि ये खर्चा 3 महीने का है। भाई खर्चा इंप्लॉयमेंट कॉस्ट ऊपर पे टेबल में दिया हुआ 3 महीने का, जबकि आपके एक्चुअल कंस्ट्रक्शन लगी है 2 महीने एसेट को बनाने में, तो इस वजह से 2 महीने का प्रोपोर्शनेट आएगा। 1200 है टोटल, तो 2 महीने का ही कैपिटलाइज होना है, 1 महीने का तो होगा ही नहीं ना, तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे आपका 1200 इंटू 2/3 800, ठीक है ना? ये 3 महीने का खर्चा में 2 महीने का कैपिटलाइज करना है, ठीक है? फिर अदर ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है 900, तो इसका नीचे पॉइंट दिया हुआ है अदर ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड इन 2 मंथ्स पीरियड, जो लगे वो 2 महीने के ही है, पर कह रहे हैं इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल लॉस 3 लाख का जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से होता, तो नुकसान 3 लाख का तो एबनॉर्मल लॉस जुड़ा हुआ है, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 3 लाख मतलब इन 1300, तो 900 में से 300 बेटा माइनस हो जाएगा जो आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूट है, तो 600 आ जाएगा। फिर एक्सटर्नल एडवाइजर को दिए वो आ जाएगा, ठीक है ना? तो वो एडवाइजर को जो दिए वो आपके आ जाएंगे 500, और फिर आपके पास है एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट 2000। अब यहाँ पे इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, अब वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। उसने बेटा मुझे बोला है देखो प्रोडक्शन लाइफ की लाइफ है 8 साल, मतलब 8 साल एसेट की लाइफ है, ठीक है ना? 8 साल के बाद जाके उसने बोला डिसमेंटलिंग करनी है और खर्चा कितना लगेगा 2 मिलियन का, 2 मिलियन ये दे दिया, ठीक है ना? अब उसने बोला ये हमारे पास जो है 5% पी फैक्टर ₹1 के हिसाब से उसका पी फैक्टर दे दिया 0.68, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी 2000 0.68, क्योंकि इन थाउजेंड्स कर रहे हैं ना हम, तो 20 लाख है आपके पास में, एक्चुअली में 2 मिलियन है, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, और क्योंकि इन 1000 कर रहे हैं तो इस हिसाब से हो रहा है, तो थोड़ा सा वो रुपीज़ का डिनोमिनेशन का लेके चलना। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 31 मई को, ठीक है जी। अब उसने मुझे इसके बाद क्या बोला, कहता है 4 साल के बाद जाके प्रोडक्शन लाइन की मेजर ओवरऑलिंग होनी है, 4 साल बाद जाके, 4 साल बाद जाके होनी है, ठीक है ना? जो 4 साल बाद है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 3 मिलियन है उसकी, जो मेजर ओवरऑलिंग होनी है उसकी करंट प्राइसेस के हिसाब से आपकी जो वैल्यू है वो 3 मिलियन की है।
कह रहे कंपनी डेप्शन निकालती है मंथली बेसिस पे, कोई इंपेयरमेंट नहीं है, आप बता दो कैसे करना है अकाउंटिंग, और फिर बैलेंस शीट पीएल में दिखा देना, वो तो बात की बात है। अब बेटा पता है क्या चीज़ है, मुझे बताओ ये 13,260 की क्या लाइफ 8 साल मान लो? नहीं, उसने बोला है 4 साल बाद मेजर ओवरऑलिंग होती है और इसकी वैल्यू 3 मिलियन है। मैंने आपको बोला था जब भी मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग बोलेगा तो बेटा वो फर्स्ट डे वाली जो है वो तो इसके अंदर जुड़ी हुई है ना, तो वो आपको इसमें से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3,000 अलग हो गया, 30 लाख, 3 मिलियन थे ना, 3 मिलियन मतलब 30 लाख, 30 लाख मतलब इन 3,000 हो गया। हम यही मानते हैं वो इसमें जुड़ा हुआ है, और बाकी अदर हो गया। इसकी लाइफ 4 साल है, इसकी लाइफ 8 साल है, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, क्योंकि इस साल की डेप्शन कितने महीने की लगेगी? 31 मई को एसेट हो गया था तो 10 महीने की लगेगी, तो ये डेप्शन आ जाएगी हमारी। तो थोड़ा सा ना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है जो सीखा था तो ऑटोमेटिकली आपके पास बड़े क्वेश्चन में लग जाते हैं, है वही चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये टोटल डेप्शन आ गई। अब हमें बोला है उसने दिखाओ बैलेंस शीट पीएल में, तो बेटा ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट में क्या आ जाएगी, जो आपकी पीपी की वैल्यू है वो माइनस करके आगे टोटल में से डेप्शन करके, और डेप्शन चलेगी यहाँ पे। तो ये वाले पॉइंट तो दोनों क्लियर है, एक ये चीज़ है। फिर हमारे पास में क्या चीज़ आती है, जो एबनॉर्मल लॉस है, और जिन खर्चों को आपने कैपिटलाइज अपने पास में नहीं किया वो पीएल में जाएंगे। एक एबनॉर्मल लॉस था, एक एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट थी 1 महीने की, ये आपके साथ गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास डिसमेंटलिंग का है, इसकी एंट्री क्या डली होगी? पीपी टू बैंक नहीं, टू बैंक तो बाकी चीजें गई होगी, इसकी गई होगी टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, याद है। अब ये तो आपने 31 मई को किया, या 10 महीने की अनवाइंडिंग भी आएगी? हाँ, 10 महीने की अनवाइंडिंग भी तो आएगी। तो ये वैल्यू 1360 में हमारा 5% वॉज द डिस्काउंट रेट जिससे ये चला था, डिस्काउंट रेट 5% था, तो वो 5% के हिसाब से 10 महीने की अनवाइंडिंग भी तो होगी ना, और इसकी एंट्री क्या डल रही होगी? इंटरेस्ट कॉस्ट टू प्रोविजन, तो वो 10 मंथ्स की आ जाएगी आपके पास, और ये टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो प्रोविजन बैलेंस शीट में ये दिखेगी, वो दिखती है नॉन करेंट लायबिलिटीज में, और ये फाइनेंस कॉस्ट चली जाएगी पीएनएल में जो आपका 56.67 है। प्लीज एक बात याद रखना, मैं पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ, और क्वेश्चन में क्यों नहीं आया, क्योंकि किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट पीएनएल अब तक मांगा नहीं, सिर्फ ये पूछता है कैरिंग अमाउंट वगैरह। जब जब आपसे बैलेंस शीट कैरिंग और पीएनएल वगैरह का एक्सेप्ट मांगेगा तो ध्यान रखना, अगर वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग आपने निकाला होगा तो उसका अनवाइंडिंग कर देना उतने महीने का, कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हुई तब से लेके एंड तक का। तो जितना इंटरेस्ट कॉस्ट बन रहा है वो पीएल में जाएगा, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग बढ़ के दिख जाएगी बैलेंस शीट में, अंडर नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास आ जाती है। तो वो एक छोटा सा पॉइंट है जिसपे आपको क्या देना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। यस सर। फिर अगला क्वेश्चन जो बेटा वो आपके पास में एक जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, है आसान सा। 1 जनवरी को एंटिटी ने एक आइटम ऑफ इक्विपमेंट खरीदा 6 लाख का, जिसमें इंक्लूड है 50,000 रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। तो ऑब्वियसली ये तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है तो माइनस हो जाएगा। तो 6 लाख का एसेट था, उसमें रिफंडेबल जुड़ा हुआ है, तो माइनस होकर 550 बनेगा, ठीक है ना। ओके, परचेज प्राइस फंड हुआ था लोन से, तो हमने खरीदा है आपके पास में, और ये उसके लिए लोन की रेजिंग फीस वगैरह दी थी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो लोन लेके हमने खरीद रहे हैं, तो खरीदने की बात हो रही है। कह रहे हैं जनवरी में एंटिटी ने खर्चा किया 20,000 का ट्रांसपोर्टेशन का भी, इक्विपमेंट का लाने का, और 1 लाख का इंस्टॉलेशन का भी दिया। तो आपके पास ये दोनों खर्चे भी आ जाएंगे, 20,000 जो आपके पास आ रहा है ट्रांसपोर्ट का, इंस्टॉलेशन का भी 1 लाख का खर्चा आ जाएगा, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ इक्विपमेंट 10 ईयर की लाइफ पे एंटिटी को डिसमेंटलिंग करनी है, तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू खुद ही दे दी बेटा, 1 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू ही निकाल के दे दी 1 लाख है, तो प्रेजेंट वैल्यू सीधा ही आ जाएगी 1 लाख जो आपके पास में डिसमेंटलिंग का आ रहा है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं जनवरी में और खर्चे करें मॉडिफाई करने के लिए ताकि आपके पास प्रोडक्ट बना सके। तो ये खर्चे क्या, मटेरियल, लेबर और डेप्रिसिएशन आपके साथ, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड टू परफॉर्म द मॉडिफिकेशन। बेटा अगर किसी एक एसेट को बनाने के लिए दूसरे एसेट की आवश्यकता लग रही है तो उस एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो पहले वाले एसेट की कॉस्ट में आएगा ना। यार मशीन 2 बना रहा हूँ, उसको बनाने के लिए मशीन 1 का इस्तेमाल हो रहा है, तो मशीन 1 की जो डेप्रिसिएशन बनती है जितने समय तक कंस्ट्रक्शन चली उस मशीन 2 की, तो उसकी डेप्शन तो मशीन 2 की कॉस्ट में ऐड ही होगी ना। बस वही ये पॉइंट आ रहा है, 55, 65 और 15 तीनों ऐड हो जाएंगे, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, जो आपका प्रिपरेशन का कॉस्ट लगा 135, और नोट लिख दिया, डेप्शन ऑन 1 पीपी विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर पीपी टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ अनदर पीपी। वो पीएल में थोड़ी जाएगा, क्योंकि वो मशीन बिजनेस में थोड़ा यूज हो रही है, वो तो दूसरे पीपी को बनाने में यूज हो रही है, तो वो ध्यान रखने का, वो आएगा। फिर जनवरी में ट्रेनिंग करी गई, बेटा ट्रेनिंग की जैसी बात आती है ना, ट्रेनिंग कॉस्ट वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, तो वो नहीं लेने का, तो ट्रेनिंग कॉस्ट आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं आएंगे, वो पीएल में जाते हैं। फिर फरवरी में जाके प्रोडक्शन टीम ने टेस्टिंग करी, टेस्टिंग का कॉस्ट आ रहा है। इंजीनियरिंग टीम ने मॉडिफिकेशंस और करी इक्विपमेंट को अपने पास लेके आने के लिए सही तरीके से,
इसमें कौन कौन से खर्च हुए? मटेरियल नेट ऑफ 3000 रिकवर्ड फ्रॉम सेल 21,000, ये नेट करने के बाद ही है, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट शेयर रिकवरी माइनस नहीं करनी, वो ऑलरेडी माइनस करने के बाद है। तो 21 भी आएगा और 16 भी आएगा, तो ये खर्चा 37 हो गया, 21 + 16, ठीक है ना, टेस्टिंग का। फिर कहते हैं इक्विपमेंट रेडी फॉर यूज हो गया था 1 मार्च को। हॉवेवर क्योंकि लो इनिशियल ऑर्डर लेवल से, मतलब इनिशियली इतनी डिमांड नहीं थी, तो एंटिटी को लॉस भी हुआ 23,000 का ऑपरेशन में, ऑपरेटिंग लॉस है, ये कभी कॉस्ट में ऐड नहीं होता, ठीक है ना। देयर आफ्टर प्रॉफिटेबल वगैरह रहा था, तो ये आपके पास नहीं आते, बोरिंग कॉस्ट आपके पास नहीं आनी, क्योंकि बना बनाया एसेट लिया था, तो आपके पास में 942 कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आ जाएगा। ये आपके पास बस बताना है, 1 लाइन की डायरेक्टली एट्रिब्यूटेड नहीं है, इंक्लूड हो ना, बस ये बात है, या पीएल में जाना है, ठीक है। देन कम्स दी अगला पॉइंट, अब ध्यान सुनना, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर पॉइंट, 2-3 चीजें बची है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। एच लिमिटेड ने बेटा आइटम ऑफ पीपी खरीदा कॉस्टिंग 100 मिलियन का, जिसकी लाइफ कितनी है? 10 साल, ठीक है जी। एंटिटी का डीकमिशनिंग साइट रिस्टोरेशन का आपके पास खर्चा, आपके पास एस्टिमेट कितना गया? 5 मिलियन, टू बी इंकर्ड एट द एंड ऑफ 10 ईयर। रेट कितना है? 8%। एसएलएम मेथड है, कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। कैरिंग वैल्यू बताना है, पीपी का डीकमिशनिंग लायबिलिटी निकालनी हर साल के एंड पे आपके पास में, ठीक है। तो आपका नॉर्मल कोर्स है, जहाँ पे कॉस्ट वैसे 100 मिलियन तो ही, और एक 5 मिलियन का खर्चा लगना है आपका 10 साल के बाद जाके 8% पी फैक्टर का रेट है। तो मैं क्या बोलूँगा, देखो 100 मिलियन तो ही, लाइफ 10 साल है, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग 5 मिलियन है, और 8% के हिसाब से 10 साल बाद लगना है, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे तो वो इतना आएगा, 2.32 मिलियन बनेगा। वो कैलकुलेटर से देख लो, 1/1.08 10वें साल का पी फैक्टर, तो वो आपके पास आज प्रेजेंट वैल्यू इतनी आ गई। तो हमारी एंट्री डलेगी पीपी में, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 100 प्लस दिस, पेमेंट करी 100 की, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग 2.32, डेप्शन कितनी बनेगी? 10 साल है लाइफ, तो डिवाइड बाय 10 करके इतनी डेप्शन आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, कैरिंग वैल्यू बता दो हर साल के एंड में। तो कैरिंग वैल्यू के लिए बेटा बड़े ही आसानी तरीके से, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, ओपनिंग लिखा, डेप्शन लिखा, क्लोजिंग लिखा, वैल्यू डाली, डेप्शन आपके पास डाली, और माइनस करते गए, ओपनिंग आया, डेप्शन किया, माइनस, ये करते 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 जीरो हो जाएगा, वो लास्ट में जाके बस वो राउंड ऑफ डेसिमल की वजह से आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके डेप्शन करके वैल्यू बता दो, जीरो तक पहुंचा दो। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग का क्या होगा सर? वो 2.32 से शुरू हुई है, कितना पी फैक्टर का आपके पास 8% था, तो वो इंटरेस्ट अनवाइंडिंग जो 8% की करोगे तो 2.32 ओपनिंग पे करोगे, और वो क्लोजिंग बढ़ के दिख जाएगी, उस पर फिर से 8% करोगे, वो क्लोजिंग आ जाएगी, वो करते करते कितने पहुंच जाएगा? 10 साल बाद 5 मिलियन का पहुंच जाएगा। तो इसकी हर साल एंट्री डली होगी, फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, वो बढ़ते 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 5 मिलियन पहुंच जाएगी, ये एंट्री हर साल की डल रही होगी। ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है, जब कोई चेंज नहीं हो रहा, डीकमिशनिंग वगैरह में कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे बताओ, क्या ये जो डीकमिशनिंग की आपने कॉस्ट मानी थी कि 5 मिलियन है, ये एक अनुमान लगाया था? देखो लगना 10 साल बाद एक प्रकार से, पर ये अनुमान ही तो लगाया ना, एस्टिमेट करा। क्या इसमें भी चेंज आ सकता है? हाँ सर, इसमें भी चेंज आ सकता है, कि अगर कल को जाके जो डीकमिशनिंग की आपने अपने पास में बात करी है, जो खर्चे की जो लगेगा, उसमें भी तो चेंज आ सकता है ना। तो हम उसी को लेके यहाँ पे एक बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा एक पॉइंट आ रहा है, चेंज इन द एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग डीकमिशनिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट। इस चेंज की क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि मेरा अगला पॉइंट वही है। तो ये डिपेंड करेगा इसकी ट्रीटमेंट कि हम मॉडल कौन सा फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारा कॉस्ट मॉडल है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो हमें उसे कॉस्ट से एडजस्ट करने का है, कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट से एडजस्ट करने का है। तो अगर वो उसकी वजह से वैल्यू बढ़ानी है, मतलब खर्चा मान लो ज्यादा लगना है, तो अभी वो कंप्यूटेशन सिखाऊंगा, खर्चा ज्यादा लगेगा तो आपकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो आपके पास इंक्रीज हो रहा है अगर लायबिलिटी में, तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एंट्री वही पीपी टू प्रोविजन फॉर, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिडक्ट कर देंगे कॉस्ट से, मतलब एंट्री बनेगी पीपी टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, कम करना है तो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग टू पीपी, बढ़ाना है तो बढ़ा दो, कम करना है तो कम कर दो। जो बढ़ाने की एंट्री तो वही है जो फर्स्ट डे डाल रहे थे, कम करने की रिवर्स एंट्री होगी, ठीक है ना। अब ये निकालते कैसे, तो इसके लिए इस क्वेश्चन में सीखते हैं। बी पॉइंट में उसने लिखा है, मान लो चौथे साल के एंड में जाके, तो पहले साल तो अनुमान लगाया 5 मिलियन लगेगा 10 साल बाद जाके, चौथे साल के एंड में जाके एंटिटी ने एक्सपेक्ट किया कि एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ डीकमिशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन टू बी इंकर्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट विल बी 8 मिलियन इन प्लेस ऑफ 5 मिलियन। हमने पहले सोचा था 5 मिलियन का खर्चा लगेगा 10वें साल के एंड में, अब हम चौथे साल के एंड में जाके सोच रहे हैं नहीं नहीं जी, खर्चा तो हमारा अब 8 मिलियन लगेगा, तो ज्यादा लगेगा ना। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये मत बोलना 3 मिलियन, क्योंकि आपने कहीं पे 5 मिलियन नहीं रिकॉर्ड किया, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, आप प्रेजेंट वैल्यू का, तो उसी का ध्यान समझना। अब ध्यान समझना, हम ईयर फर्स्ट पे बैठे थे, फर्स्ट डे पे थे, ईयर 10 पे जाके पहले हमने सोचा था 5 मिलियन लगेगा,
अब हमने चौथे साल के एंड पे जाके सोचा है कि वो 8 मिलियन लगेगा। तो आज सबसे पहले हमें क्या करना है, अब वो कितने साल बचे हैं सर, 6 साल बचे हैं। चौथे साल से एंड से लेके 10वें साल के एंड तक 6 साल बचे हैं। तो हमें इस 8 मिलियन की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बट 6 ईयर्स का लेना, 10 ईयर्स मत बोलना, क्योंकि अब चौथे साल से लेके निकाल रहे हो 10वें साल तक। तो हम निकालेंगे कि आज प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की सही वैल्यू कितनी बनती है, उस 8 मिलियन की आज की प्रेजेंट वैल्यू 6 साल पहले, मतलब क्या आज बनती है, तो आज कितनी बनती है उसकी 5.04। ये होनी चाहिए, जिसपे मैं अगर 6 साल का लगाऊंगा तो 8 तक पहुंचा दूंगा ना, तो आज इतनी होनी चाहिए। आज है कितनी, डोंट से 2.32 भाई, 4 साल तक तुम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आज तुम्हारे पास वो इतने पे दिख रहा है, ऑलरेडी इतने पे तो दिख रही है, तो 3.16 तो दिख रही है ना उसकी वैल्यू आज की डेट में। तो आपके पास दिखानी है इतनी लायबिलिटी आज चौथे साल के एंड पे, दिख इतनी रही है तो इतने से बढ़ानी पड़ेगी। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कंप्यूट कितनी होनी चाहिए लायबिलिटी। 4th ईयर के एंड पे देख रहे हो, 10th ईयर के मुकाबले तो 6 साल का पी फैक्टर लेना प्लीज, 6 साल का। और आज कितनी दिख रही है वो आपके पास, अब तक कितने पहुंच चुकी है वो देखो, तो इतने से बढ़ाना है। क्योंकि कॉस्ट मॉडल था तो एंट्री डलेगी PP2 प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, क्योंकि कॉस्ट मॉडल था तो PP2 प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग आएगा, ठीक है ना। तो ये निकालने का तरीका लिखा हुआ है, क्वेश्चन 13 में ही आया हुआ है। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिवाइज एस्टिमेटेड डीकमीशनिंग कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ चेंज, कितनी होनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, माइनस कितना कैरिंग अमाउंट है ऑन द डेट ऑफ चेंज, आज कितने पे दिख रही है, बाकी इंक्रीज है डिक्रीज आ जाएगा। क्योंकि कॉस्ट मॉडल है तो बढ़ा दो या कम कर दो, तो हमने बढ़ानी थी, ठीक है ना। अब मुझे इसके बाद से ही अपने पास आगे के साल का बना देता हूँ। तो आज मेरे पास हर साल के एंड पे जब बनाना है, तो चौथे साल के एंड पे जाके बेटा मेरी इसकी वैल्यू कितनी थी 61.4, 61.4 में कितने से बढ़ा दिया 1.88 से, तो वैल्यू इतने पहुंच जाएगी। अब डेप्शन भी आगे से बढ़ जाएगी, बचे कितने साल है 6, तो मेरी डेप्शन अब इस डिवाइडेड बाय 6 करके इतनी हो जाएगी। भाई एसिड की वैल्यू बढ़ाओगे तो डेप्शन भी तो आगे से चेंज हो जाएगी ना, बस वो 6 साल का आपने बना के खत्म कर देना। और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का क्या करोगे सर, वो कितने में दिख रहा था हमारा 3.16, आपने 1.88 से बढ़ाया तो वो कितने पहुंच गया 5.04 पे, और उस पर अब 8% के हिसाब से अनवाइंडिंग करते जाओगे तो वो पहुंच जाएगा ना 8 मिलियन पे। यही तो पहुंचाना था उसे, यही तो चाहते थे ना कि 8 मिलियन पे हो, तो बस वो 5th ईयर से बना देंगे, पहले 4 साल तो सेम ही है। तो ये है आपका जब चेंज आ रहा है, अनुमान में चेंज आया, ठीक है ना। यस सर, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, एक और है, आसान सा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखे, बस इसलिए करा रहा हूँ। यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रिलेटेड डीकमीशनिंग लायबिलिटी है, ऑपरेटिंग चार्ज करी थी 1 अप्रैल आपके पास में, ठीक है ना। प्लांट की लाइफ 40 साल है, इनिशियल कॉस्ट थी 120, जिसमें इंक्लूड था डीकमीशनिंग का 10,000, जो 7400 की 40 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू का दे रखा है। तो प्रेजेंट वैल्यू उसने 10 ऑलरेडी दे दी, लगना तो खर्चा 7400 है 40 साल बाद, पर उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट डे पे 10,000 ऑलरेडी दे रखी है 5, नहीं तो पी फैक्टर देता है तो मैं निकालता हूँ ना, वो ऑलरेडी दे दी। कहता है आपके पास फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, 10 साल बाद जाके, 10 साल बाद जाके चेंज हो रहा है, तो पहले 10 साल बाद तो पहुंच जाओ। तो 1,20,000 वैल्यू थी, ठीक है ना, 1,20,000 आपके पास वैल्यू थी, कॉस्ट जो थी उसमें 10,000 ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो 10 साल की डेप्शन कितनी लगेगी 10/40, इतनी डेप्शन लगी। तो आज इतने अमाउंट का दिख रहा है, पहले तो 10 साल बाद पहुंच जाओ, ठीक है ना। और ये जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है 10,000 था फर्स्ट डे। अब इस पे 5% के हिसाब से अगर आप वो अनवाइंडिंग करते जाओगे, अनवाइंडिंग 10 ईयर्स की, आप 5% कैलकुलेटर पे ऐड करते जाओ, तो बेटा इतनी वैल्यू बनेगी 16,289, 5% ऐड करते रहोगे ना, इतनी बनेंगे। इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में इसे 16,300 ले लिया था, पर सही वैल्यू 16,289 बनती है, ठीक है ना। ये 10 साल बाद इतने का दिख रहा है, अब चेंज होने जा रहा है। कहता है अब 10 साल बाद जाके नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमीशनिंग एबिलिटी डिक्रीज बाय 8,000, डिस्काउंट रेट चेंज नहीं हुआ कुछ। कहता है अब हमने 8,000 से कम कर दी, अब ने यहाँ सीधा ही इंक्रीमेंट और वो इंपैक्ट दे दिया इंक्रीज डिक्रीज का। पिछले में तो खुद निकाला था कि अब खर्चा इतना लगेगा, पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली फिर कंपेयर किया, यहाँ सीधा ही बोल दिया 8,000 से कम कर दो, 8,000 से कम कर दो। हम कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल। तो कहता है एंट्री क्या डलेगी सर, एंट्री डलेगी वही प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 2 PP, अब कम करना है तो हम 8,000 से कम कर देंगे एसेट की वैल्यू, तो वो आ जाएगा 82,000। और जो आपके पास में ये डीकमीशनिंग की प्रोविजन है ये भी 8,000 से कम होकर कितनी पहुंच जाएगी 8,289। यहाँ सीधा ही चेंज का इंपैक्ट बता दिया, कितने से कम या ज्यादा करना। पिछले में निकाला था, डायरेक्ट देते तो आसान है, निकालना भी सीख चुके हो, पर डायरेक्ट देते फिर तो आसानी हो गया ना, बस क्वेश्चन इसलिए आपको बताया। आगे से क्या होगा 82,000 पे आपकी डेप्शन चेंज हो जाएगी अगले 30 सालों की, और ये ऑब्वियसली आगे से आपका 5% की जो भी बाइंडिंग है वो ऐसे चलती रहेगी। तो ये क्वेश्चन में बात हो रही थी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में एंट्री डाल दी मैंने, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 2 PP, ये आपके पास कैरिंग अमाउंट आ गया,
ये आपकी डेप्शन आगे की हो जाएगी, और ये रिवाइज वैल्यू 8289 हो गया, जो कि फाइनेंस चार्ज अगले साल का इतना बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने अपने पास में सारी चीज़ें बता दी। ठीक है ना, अकाउंट फॉर चेंज कैसे करा जाएगा 11th ईयर में, अगर कॉस्ट मॉडल है तो हमने 11th ईयर की वैल्यूज बता दी। ठीक है ना, नाउ मन में सवाल, सर अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो कैसे करेंगे? अब आ गया उसी का क्वेश्चन, रीवैल्यूएशन मॉडल के केस में कैसे करोगे? तो ध्यान से सुनते जाना, इसको भी लेके क्वेश्चन है। ठीक है ना, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो तो आपने जो भी इंक्रीज डिक्रीज प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग में करना है वो रीवैल्यूएशन आपके पास रिजर्व से करना है। कहता है आपके पास में क्या होगा, ध्यान सुनना, अगर लायबिलिटी बढ़ानी है या लायबिलिटी कम करनी है, आपका वो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट होगा, डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा। डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा आपके पास में, अब पीपी नहीं होगा, पीपी नहीं होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा। हाँ ऑब्वियसली उसमें जितना बैलेंस पड़ा है एग्जिस्टिंग है, नहीं तो पीएनएल। और अगर आपका कम करना है तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट 2 वो नहीं होगा, 2 पीएनएल होगा आपके पास में, 2 रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा। मतलब पीएनएल में आपके पास जाएगा, वो रीवैल्यूएशन गेन लॉस वाली ट्रीटमेंट लगा देनी है उस पर, जो हम रीवैल्यूएशन रिजर्व वाले की करते थे सब्सिक्वेंट रीवैल्यूएशन में, बस वो करना है। ठीक है ना, तो आपके पास वो पीपी में नहीं होगा, वो रीवैल्यूएशन रिजर्व पीएनएल से एडजस्टमेंट होगी, जो हम सब्सिक्वेंट रीवैल्यूएशन बोलते थे। तो अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो नुकसान होता है, तो जब नुकसान होता है तो पहले किसको डेबिट करोगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व जितना पड़ा है, बाकी पीएल में जाएगा। अगर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो फायदा होता है वो, और फायदा किस में जाएगा? पहले अगर पीएनएल में पिछला लॉस गया था तो उसे रिवर्स करने का है, बाकी रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ठीक है ना, बस आपके पास वो चीज़ है। तो हमारा वो रीवैल्यूएशन वाला आ रहा है गेन लॉस, ना कि वो पीपी में जाएगा, बस इसलिए पीपी में नहीं जा रहा। अब इसी को लेके मेरे पास एक क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना, एंटिटी का न्यूक्लियर पावर प्लांट है और रिलेटेड डीकमीशनिंग लायबिलिटी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट होना कब से शुरू हुआ बेटा? 1 अप्रैल से। लाइफ है कितनी? 40 साल। इनिशियल कॉस्ट थी 140, तो ये आपके पास 40 साल थी, वह 1 अप्रैल 1 था। डीकमीशनिंग का आपकी इंक्लूड है इसमें 10,000 प्रेजेंट वैल्यू है। वैसे तो एक्चुअल में खर्चा कितना लगना है, देखो 7400 लगना है 40 साल बाद 5% के हिसाब से। ये पिछले क्वेश्चन की यहाँ तक ही बस वैल्यूज है। ठीक है ना, कहता है फाइनेंशियल एंड 31 मार्च को, एज्यूम दैट अ मार्केट बेस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन ऑफ 115 ऑब्टेन्ड ऑन 31 मार्च 4। प्लीज ध्यान देना, ये 1 अप्रैल 1 पे था, हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं बेटा 3 साल बाद। तो 3 साल तक नॉर्मल तरीके से डेप्शन चल रही है, 3 साल बाद पहले रीवैल्यूएशन हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रहा है। और कहते हैं ये वैल्यूएशन जो 1/15 जो आई है ना, ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ 11,600 फॉर डीकमीशनिंग। तो आपके पास उसने बोला ये जो 1/15 है ना, ये आफ्टर नेट ऑफ अ प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है, जो फेयर वैल्यू दे रहा है वो आफ्टर डिडक्शन है। इसका मैं रोल समझा दूंगा। ठीक है ना, जो आपके पास में चीज आ रहा है वो 3 सालों के अनवाइंडिंग होने के बाद है 11,600, क्योंकि इनिशियली तो 10 था, अब 3 साल बाद वो अनवाइंडिंग होकर 11,600 बन गया। ठीक है ना, तो वो नेट होके अब पहले 3 साल बाद पहुंचो। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 120, उसमें जुड़ा हुआ था 10,000, तो 120 था, उसमें 10,000 की प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग जुड़ी हुई है। लाइफ 40 साल है, 3 सालों की डेप्शन लगाओगे कितनी? 3/40 9,000। तो आज कितने का दिख रहा है एसेट? 11 का। आज रीवैल्यूएशन करी, जब रीवैल्यूएशन करी तो आज की मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 1/15, पर 1/15 ना आफ्टर डिडक्टिंग था 11,600। तो बेटा वो आज की सही फेयर वैल्यू तो पता है कितनी है? 1/15 सिंस नेट है प्लस 11,600, तो ये वैल्यू है सही। तो 1,11,000 कैरिंग अमाउंट है, ये फेयर वैल्यू है, तो इतने का रीवैल्यूएशन इंक्रीज है, जिसकी एंट्री क्या डलती है सर? पीपी टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये एंट्री डलेगी पीपी टू रीवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास 15,600। ओके, जो आज की डेट में प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को कितना हो चुका होगा? 10,000। 5% 3 सालों को ऐड करेंगे, वैसे तो ये वैल्यू बनती है, कैलकुलेटर पे करके देखो। पर क्वेश्चन ने बोल दिया था 11,600 है, तो हमने 11,600 ले लिया। क्वेश्चन ने बोल दिया 11,600, यहाँ तो बोल ही दिया 11,600 पे 3 साल बाद अनवाइंडिंग के बाद, तुमने बोल ही लिया, थोड़ा सा फर्क है। तो ये मैंने ना एक्स्ट्रा सेवा करा दी भाई। एक बार आगे बढ़ने से पहले ये देख लो इस साल के इवेंट होने के बाद क्या क्या दिख रहा है बैलेंस शीट में। तो एसेट पहुंच चुका है 126,600 पे, ये एंट्री डालने के बाद। जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है वो पहुंच चुके हैं 11,600 में, जो हमने अपने पास उसने बोली दिया था। और रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना गया है? अदर इक्विटी में 15,600। ये आज की डेट में दिख रहा है 3 साल बाद, आज के में 3 साल बाद। अब क्या करना है? अब बोला 31 मार्च 5, मतलब 1 साल बाद जाके, 31 मार्च 4 को रीवैल्यूएशन हुई, 1 साल बाद जाके एंटिटी ने एस्टिमेट किया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग जो लायबिलिटी है वो कम कर दो 5,000 से। वैल्यूएशन ऑफ द एसेट को नीडेड है, तो आपने अपने पास में प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 5,000 से कम भी करना है, और उस दिन रीवैल्यूएशन भी करनी है
कैरिंग ऑन डज नॉट डिफर, जो अब एसेट की वैल्यू है वो 1,60,000 है, विच इज नेट ऑफ एन अलाउंस फॉर रिडक्शन ऑफ द डीकमीशनिंग ऑब्लिगेशन। वो अगेन नेट करके दे रहा है। तो यहाँ ना दो चीजें हो रही है, एक डीकमीशनिंग की वैल्यू भी कम करनी है, वो आपकी 5,000 से जो प्रोविजन है, और दूसरा रिवैल्यूएशन भी है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है वो क्या करेंगे। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है बेटा, क्योंकि रिवैल्यूएशन करीबी है, तो अब समझना। अब 1 साल बाद पहले तो पहुंचो, क्या होगा। सर हम शुरू हुए थे 1,26,600 पे लेके थे, 1 साल की डेप्शन लगेगी, कितने साल बचे थे सर 37 ईयर्स, क्यों 40 ईयर्स लाइफ थी, 3 साल बीत गए तो 37 ईयर्स लाइफ बची है ना, तो इतनी डेप्शन के बाद आज वो इतने का दिखेगा, ठीक है ना। आज के बाद आपके प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कितनी दिख रही है सर, वो ओपनिंग थी 11,600, 5% के हिसाब से अनवाइंडिंग करोगे तो 11,600 का 5% करके आज वो इतना पहुंच जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट टू प्रोविजन। पर अभी इसे हमने 5,000 से कम करना है, तो 5,000 से कम करके आपके पास में वो करेक्ट वैल्यू उसकी है 7180, करेक्ट वैल्यू है 7180, ठीक है ना। इस 5,000 के कम करने की एंट्री क्या डली होगी, इसकी लायबिलिटी कम कर रहे हैं तो इसकी एंट्री डली होगी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 5,000, टू पीपी नहीं डलेगी, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस डलेगा, बस यही सिखाया था आपको 5,000 टू रिवैल्यूएशन सरप्लस डलेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है, तो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा है, ठीक है ना। ओके, अब ये वाले एसेट की वैल्यू आज इतनी दिख रही है, आज इसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर 1,60,000, पर वो नेट करके है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, तो 1,60,000 प्लस ये सही वैल्यू कितनी है 7180, तो करेक्ट फेयर वैल्यू है इतनी। तो हमारे पीपी की वैल्यू में गिरावट आ रही है, पीपी की वैल्यू में गिरावट आ रही है। अभी गिरावट आ रही है तो क्या करोगे सर, क्योंकि रिवैल्यूएशन पहले किया था और पहले का रिवैल्यूएशन इंक्रीज पड़ा है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व ही डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस टू पीपी, ये डिक्रीज है, पीएनएल मत बोल देना, पता है क्यों, वो इसलिए मत कहना क्योंकि पहले का रिवैल्यूएशन इंक्रीज पड़ा है, तो आपके पास में रिवैल्यूएशन सरप्लस टू पीपी आ जाएगा आपके पास 8,998, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन मॉडल था तो बेटा इसकी वजह से कोई पीपी में फर्क नहीं था इस वाली 5,000 की एंट्री से। अब आपके पास में क्या क्या दिखेगा, देखो पीपी दिख जाएगा 114,180, वो इस पे पहुंच गया कम करने के बाद, ये एंट्री डालने के बाद, ठीक है। जो आपकी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है वो 7180 पे पहुंच जाएगी, और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने पहुंचेगा, वो था 15,600 पे क्रेडिट, आपने डेबिट किया 8,998 से और क्रेडिट किया 5,000 से, तो 5,000 वाला बढ़ गया, 8,998 वाला कम हो गया, तो इतनी वैल्यू दिखेगी, इतनी वैल्यू उसकी दिख रही होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस की। प्लीज एक बात याद रखना, मैं आपको बताता हूँ बच्चा गलती क्या करता है, उसे लगता है कि ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कम किया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी कम हो जाएगा, बेटा वो आपकी लायबिलिटी कम होना एक तरीके से फायदा ही है, तो वो डेबिट हो रहा है, पीपी होता वो कम होता, पर रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो रहा है वो बढ़ रहा है, इसलिए 5,000 बड़ा है, समझो। बस ये गलती जल्दबाजी में हो जाती है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो वो गलती आप मत करना, वो गलती तो नहीं करोगे ना, नहीं करेंगे सर, बस ये ध्यान रखना। एंट्री इसलिए डाली है ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, एंट्री करने के बाद जब बैलेंस निकालते हो तो समझ आ जाता है, ठीक है ना। यस सर। अब अगली चीज बेटा जो मेरी आ रही है ना वो छोटी छोटी चीज है, एक है पॉइंट डेफर्ड कंसिडरेशन का। सर आपने डेफर्ड कंसिडरेशन बताया था, हाँ देखो बताया तो था, पर उसमें एक छोटा सा पॉइंट और है बताने वाला। मैंने नॉर्मली बोला था यार, मान लो आज 1 लाख का एसेट है, 1 साल बाद 1,15,000 देने हैं, तो 15,000 हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो पीएल में ही जाएगा, लेट पेमेंट कर रहा हूँ। अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, मेरे को वो पेमेंट्स दे रहा है, पेमेंट्स दे रहा है, कितनी कितनी करी, तो मैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अपने एसेट की कॉस्ट जान रहा हूँ, बस अब मैं उस पर आ रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने बोला ए लिमिटेड, मान लो मशीनरी खरीदी इंस्टॉलमेंट पे, ये सेम चीज़ है हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तो पता नहीं कितनी बार करते हैं, इंस्टॉलमेंट में हम 1-1 लाख रुपए देंगे हर साल के एंड में, डिस्काउंट रेट है 5%, एसेट खरीदा इस दिन, इंस्टॉलमेंट हमने 3 साल बाद करा, 1-1 साल बाद दे रहे हैं, बताओ किस वैल्यू पे मशीनरी को दिखाएंगे। डोंट से 3 लाख भाई, 1-1 लाख करके 3 बार दे रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो ना, तो आपके पास क्या होगा 1-1 लाख 3 साल बाद दे रहे हैं, आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो पहले साल का किया, दूसरे का किया, तीसरे का किया, ये करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो आप एन्युटी फैक्टर कर लो, मतलब अगर आप लोग जब रिवीजन फेज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको तो मतलब हर जगह करते आ रहे, तो आप सीधा एन्युटी फैक्टर कर लोगे ना, 5% के हिसाब से 1/1.05 जीटी का बटन दबाया, आपका एन्युटी फैक्टर आ गया, सीधा 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारी एंट्री क्या बनी होगी, मशीनरी टू पेबल इतने से, हर साल की एंट्री आ रही होगी, इंटरेस्ट आ रहा होगा और पेमेंट आ रही होगी, तो अब आपका वो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करें, टेबल बना लेते हैं। तो ओपनिंग वैल्यू 272,300 है, उस पर 5% का इंटरेस्ट बना, 1 लाख की पेमेंट करी, क्लोजिंग आ गया, यह आ गया, इस पे इंटरेस्ट बना, पेमेंट हुई, क्लोजिंग आ गया, ओपनिंग आया, इंटरेस्ट लगा, पेमेंट हुई, क्लोजिंग आया, बस वो लास्ट वाले में बैलेंसिंग कर हम लेके कर लेते हैं ताकि वो क्लोज हो जाए। तो हर साल एंट्री क्या आ रही होगी, मशीनरी टू पेबल है, इंटरेस्ट टू पेबल एंट्री आई,
और पेमेंट करी आपने 1 लाख की, इसको कंबाइन करना है, कंबाइन भी कर सकते हो, इंटरेस्ट पेबल टू बैंक, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये है जब आपके पास में पेमेंट्स दी है, डिस्काउंट रेट दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू खुद निकालनी है। अगर नॉर्मल परचेज प्राइस नहीं गिवन है तो हम कैलकुलेट करते हैं बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर पेमेंट्स, जो आपके पेमेंट्स कर रहे हो उनके आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। तो मैंने एग्जांपल करा दिया और एक क्वेश्चन 1 भी है वो भी कराया था, जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, 1 अप्रैल 1 को, अब यहाँ थोड़ा सा फर्क है मेरे एग्जाम्पल के मुकाबले, थोड़ा सा। 1 अप्रैल 1 को एक आपके मिल रहा है आपके पास में प्रॉपर्टी 10 मिलियन, पेमेंट टर्म्स क्या है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 33,33,333 ओवर अ 2 ईयर पीरियड। सर लिख रहा तो 3 इंस्टॉलमेंट है, कह रहे 2 साल में, ये कैसे पॉसिबल है, देखो ना। पहली होगी 1 अप्रैल 1 को, उसी दिन हो रही है, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल, तो पेमेंट 2 सालों में कर रहे हो, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट तो उसी दिन दे रहे हो ना, नॉर्मली 1 साल बाद होती है, एक इंस्टॉलमेंट उसी दिन दे रहे हो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट है इतना, जर्नल एंट्रीज डाल दीजिए। अब इसमें क्या कर रहे हो, एक पेमेंट उसी दिन कर रहे हो, एक साल के बाद, एक साल बाद। जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, इस वाले की तो 1 ही होगी, इसकी तो आज वही है, इस वाले की निकालोगे 5.36 से, तो ये पी फैक्टर आएगा, इसकी आएगी, तो टोटल वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी 95 लाख। बस ये थोड़ा ध्यान, वो नॉर्मली में क्या था, एक साल बाद था, यहाँ एक पेमेंट उसी दिन है, तो उसका 1 है, उसका आपके पास में 1 है, ठीक है ना, जो आपके पास वैल्यू आ रही है। बाकी की आपके पास में 5.36 से पी फैक्टर करके आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपका 95 लाख से आप टेबल चालू करेंगे, फर्स्ट डे बस पेमेंट ही करी, ब्याज तो लगा नहीं, तो इतना बैलेंस रह गया, ये इतना आया, इंटरेस्ट लगा, पेमेंट करी, क्लोजिंग आ गया। अगला आया, इंटरेस्ट लगी, पेमेंट करी, खत्म हो गया, ठीक है ना। एंट्री क्या डलेगी, पीपी तो 95 लाख से डेबिट होगा, जो कॉस्ट है, कुछ पेमेंट उसी दिन कर दी थी और बाकी पेबल हो गया। बाकी एंट्रीज जो आपको पीछे सिखाई वो है, ये कंबाइन तरीके से एंट्री डाली हुई, आपने तोड़ के डालनी है, तोड़ के डाल लो, वो एक ही बात है। आपने इकट्ठे डालनी है एंट्री, जैसे मैंने यहाँ पे इकट्ठे डाली थी एंट्री, आप वो डाल दो, या आप अलग अलग तोड़ के दिखा दो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। आप इंटरेस्ट के अलग डालो, पेमेंट के अलग डालो, या इकट्ठे करके दिखा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इकट्ठे करके डालेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे को एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए। वैसे इसको लेके तो पूरे आपके सिलेबस में यही चीज़ चलती है, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेते हो, ठीक है ना। अच्छा जी, देन देर इज वन मोर स्मॉल पॉइंट बेटा, जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, एक और छोटा सा पॉइंट है, दैट इज अबाउट द इम्पेयरमेंट। वैसे तो इसको लेके सारी अकाउंटिंग हमारी इंडिया 36 ही बताता है इम्पेयरमेंट को लेके, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो तो है, बट एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है जिसको लेके मैं इसलिए इसको बता देता हूँ। कुछ सर्कमस्टांसेस में थर्ड पार्टी आपको कंपनसेट करती है एंटिटी को फिर इम्पेयरमेंट लॉस। अगर आपका कोई नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी, मतलब आपने मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से आपने पॉलिसी ले रखे, तो आपको उसके पैसे वगैरह कोई क्लेम के मिलने हैं। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस फॉर फायर डैमेजेस, एसेट खराब हो गया, तो आपके पास में आग लगी, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम वगैरह की आपको कंपनसेशन मिलनी है। वो कंपनसेशन जो है पीएल में जाएगी, नॉट टू बी रिकॉग्नाइज एज डेफर्ड इनकम और डिडक्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट लॉस और कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। वो नए एसेट की कॉस्ट से नहीं एडजस्ट करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस से एडजस्ट नहीं करेंगे, डेफर्ड इनकम नहीं बनाएंगे, वो पीएल में जा रहा होगा। तो इसी को लेकर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट ने मतलब अपनी तरफ से तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है जनरल, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं आपके साथ में। तो वो मशीन है देखो, जो डैमेज हुई ड्यू टू फायर 31 जनवरी को, कैरिंग अमाउंट कितना है, 1 लाख है उस डेट पे, ठीक है ना। सोल्ड द डैमेज एसेट स्क्रैप फॉर 10,000, हम उसको 10,000 में खराब हो गया, डैमेज आपके पास है, 10,000 में बेच दिया, तो 1 लाख का था, 10,000 में बेच रहे, तो 90,000 का मेरा पीएल में लॉस चला जाएगा, ठीक है ना। हमने इंश्योर करा रखा था सेम एसेट को अगेंस्ट डैमेज, हमने इंश्योरेंस भी करा रखी थी। 31 मार्च को कंपनसेशन प्रोसीडिंग्स अभी प्रोसेस में, अभी पैसे मिले नहीं, अभी हमारा क्लेम पेंडिंग है, बट इंश्योरेंस कंपनी ने कंफर्म कर दिया क्लेम और कंपनी 50,000 की रिसीवेबल है, अब उनसे हमें 50,000 मिलने हैं। बस ये 50,000 जो मिलने हैं वो मेरे लिए फायदा हो गया, वो अलग से सेपरेटली दिख रहा है बेटा। बस हमें अपने पास स्टैंडर्ड बोलता है कि वो सेपरेट इकोनॉमिक इवेंट है, जो कंपनसेशन मिलना है वो अकाउंटेड सेपरेटली होगा। तो 90,000 का लॉस अलग से दिख रहा है, इंश्योरेंस क्लेम आपके पास 50,000 अलग दिख रही है, ठीक है। तो 90,000 का लॉस आ गया और ये सेपरेटली 50,000 की इनकम आ गई पीएल में, ठीक है ना। तो वो आपके पास आ जाएगा, तो आपका क्लेम रिसीवेबल हो गया, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख जाएगा और फायदा दिख गया, कल को पैसे मिलेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये फायदा है मेरे लिए, अलग दिख गया और ये अलग आ गया, बस ये। तो स्टैंडर्ड के अंदर में जितनी भी प्रोविजन थी, स्टैंडर्ड से ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके सारे करा दिए, कुछ भी नहीं बचा। यानी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 2 घंटे के अंदर मैंने पूरे का पूरा इंडिया 16 आप लोगों का रिवाइज करा दिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो विद दिस आपका पूरे का पूरा जो इंडिया 16 है ना, वो आपका कंप्लीट हो जाता है विद ऑल दी गुड क्वेश्चंस, ऑल दी 100% कॉन्सेप्ट। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सुना है ना, तो आपकी अच्छी रिविजन हुई होगी। एक आधी बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वो लास्ट में भी कंक्लूजन के समय बता देता हूँ। पहली चीज, ऐसे ही आप लोगों के वन शॉट्स काफी सारे आ चुके हैं, बाकी भी आते रहेंगे। उसी के लिए वो कहाँ पे मिलेंगे, उसके लिए इसी वीडियो के नीचे बेटा आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उससे आप बाकी अपने पास में इंडेक्स की रिवीजन कर सकते हैं।
सेकेंडली ये वाले जो नोट्स है ये कहाँ मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स और जो सारे मेरे प्री रिटन वाले थे क्वेश्चंस और ये सॉल्यूशन वाले जो कराए होते हैं क्लास में, तो बेटा ये वाले आप लोगों को मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आप लोगों के पास है। तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहीं पे नोट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो भी कोई अपडेट वगैरह होता है तो वहीं पे आ जाए, तो मेक श्योर आप उसको अपने पास में ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो फुली आपका बढ़िया तरीके से बेटा ये वाला इंडिया 16 रिवाइज हो गया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, एज ऑलवेज आपको भी मजा आया होगा। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आगे। लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।